सभी को गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिए वॉइस क्लियर है तो। चलिए वॉइस क्लियर है बता रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, अगर आप सहकारिता अधिनियम वाला जो पार्ट आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उसमें सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत हमको एक सबसे पहले छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम पढ़ना है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट दिया है वो बैंकिंग से रिलेटेड पार्ट आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो हमको दोनों चीजें सिलेबस में पढ़नी है, लेकिन अगर हम सिलेबस डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट कर दें कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम अगर हम डायरेक्ट स्टार्ट कर दें तो आपको सहकारिता का स्ट्रक्चर समझने में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो इसी के लिए आज की क्लास मैंने इस तरीके से प्लान की कि ये क्लास आपके लिए इंट्रोडक्शन क्लास होगी और ये इंट्रोडक्शन क्लास से ही आपका आने वाली क्लास के लिए बेस बनेगा। अगर आप आज की क्लास को प्रॉपर समझ लेते हैं तभी आप छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 को समझ पाएंगे। तो प्रॉपर तरीके से आज की क्लास में आपको फोकस रखना है। आज की क्लास में हम मेन रूप से यह पढ़ने वाले हैं कि सहकारिता बोलते किसको है। सहकारिता के बाद हम ये पढ़ने वाले हैं कि सहकारिता का इतिहास क्या रहा है। सहकारिता यानी पूरे वर्ल्ड में सहकारिता का जनक कौन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में सहकारिता का विकास कैसे हुआ है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में सहकारिता का प्रमुख कौन है या जनक किसे कहा जाता है। और उसके बाद हम पूरे सहकारी समिति कितने प्रकार की होती है, हमारे यहाँ सहकारी बैंक का स्ट्रक्चर कैसा है, ये पूरी चीज हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए अगला जो अधिनियम आप पढ़ोगे उसका बेस तैयार करेगा। तो प्रॉपर फोकस होकर जो है आपको क्लास में पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। और साथ ही साथ इसका नोट्स भी जो है आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में क्लास खत्म होने के बाद मिल जाएगा। तो आप जो है अनाउंसमेंट सेक्शन से नोट्स डाउनलोड करके आप अपना प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ जो मैं क्लास में एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पढ़ाऊंगा वो चीज आपको नोट करना है, वो मैं आपको बताते चलूंगा। तो अगर आप क्लास में जो चीजें हो रही है उसको नोट भी करते हुए चलेंगे, जो मैं बोर्ड में लिखूंगा तो आप उसको जाते समय एक बार रिवाइज करके जाएंगे तो आपको प्रॉपर चीजें याद रहेंगी। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर सहकारिता बोला किसको जाता है। क्योंकि यहां से आपसे चीजें स्पष्ट होना क्लियर है कि पेपर में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सहकारिता का मतलब होता क्या है। तो अगर मैं सहकारिता को दो भागों में तोड़ दूं, सहकारिता शब्द को अगर मैं दो भागों में डिवाइड कर दूं तो एक वर्ड होगा सह प्लस दूसरा होगा कारिता। ठीक, तो सह का मतलब क्या होता है? सह का मतलब होता है साथ, और कारिता का मतलब होता है कार्य करने वाले। कारिता का मतलब होता है कार्य करने वाले। तो यहां पर आप सहकारिता का मतलब क्या निकाल सकते हो? साथ में काम करने वाले। सहकारिता का मतलब क्या होता है? साथ में काम करने वाले। अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करूं तो देखिए, मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति था, वो पशुपालन का काम करता था। एक व्यक्ति था, वो पशुपालन का काम करता था। उसकी जो आमदनी थी वो केवल 20 रुपए थी, लेकिन वो पशुपालन के क्षेत्र में और बहुत बड़ा काम करना चाहता था और वो दुग्ध उत्पादन करके दूध को बेचना चाहता था। लेकिन क्योंकि उसकी आमदनी अभी कम है, उसके पास रिसोर्सेस कम है, तो वो अकेले कोई काम को नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास रिसोर्सेस ही कम है उस काम को करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में उसने क्या देखा कि मेरे आसपास के 10-12 लोग भी ऐसे हैं जो पशुपालन का काम करते हैं। अगर हम सब मिलकर अपना अपना कुछ कुछ पूंजी लगा लें और उसके बाद उस पूंजी से किसी काम को स्टार्ट करें तो उससे क्या होगा, जो हमारा काम अभी सबके पास 20 रुपए है, वो आपके पास कमी है, पैसों की, पूंजी की कमी है, तो वो कोई नया काम नहीं कर पा रहे हैं या बड़ा काम नहीं कर पा रहे। वही सब आपस में मिलकर जब अपनी अपनी अंश पूंजी लगाएंगे तो ये 20 रुपए बढ़कर 200 रुपए हो जाएगा। तो ये 200 रुपए की जब पूंजी इकट्ठा हो गई तो वो 200 रुपए से कोई नया काम चालू करेंगे। यानी अकेले काम करने से उसके पास पैसों की कमी थी, लेकिन उसने क्या किया,
सब मिलकर एक ही प्रवृत्ति के काम को करने वाले सभी लोग मिल गए और मिलकर उस काम को करने लगे, तो उनकी जो अंश पूंजी थी, यानी कि इस काम को चालू करने के लिए जो पूंजी उसके पास पहले 20 रुपए थी, अब वो बढ़कर 200 रुपए हो गई, तो वो अब उस काम को प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सहकारिता और कुछ नहीं है, सहकारिता एक लोगों का एक ग्रुप है, एक संगठन है जिसमें समान तरीके की गतिविधि करने वाले लोग शामिल होते हैं और ये गतिविधि करके अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं। क्योंकि यहां पर अगर वो सहकारी रूप से एक कोई काम चालू करते हैं, काम होगा तो उसमें पैसों की कमाई होगी, तो जो प्रॉफिट आएगा वो सभी लोगों में आपस में बढ़ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, उनकी आर्थिक रूप से भी वो सशक्त होंगे, क्योंकि नया काम चालू करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, अब वो आपस में मिलकर पैसे भी इकट्ठा हो गए और पैसे से उन्होंने काम चालू किया। काम अगर अच्छे से चल गया तो उनको जो प्रॉफिट होगा तो अपने शेयर को जिस अनुपात में पैसा लगाया होगा उसके शेयर को वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सहकारिता और कुछ नहीं है, सहकारिता एक प्रकार का एक ग्रुप होता है जिसमें समान प्रवृत्ति के काम करने वाले लोग आपस में मिलते हैं और आपस में मिलकर अपना अपना शेयर लगाकर किसी काम को स्टार्ट करते हैं और जो उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट को अपने आपस में जिस अनुपात में वो पैसा लगाए होंगे उस अनुपात में प्रॉफिट को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो सहकारिता यहां से आपको क्लियर हो गया। सह का मतलब होता है साथ और कारिता का मतलब होता है कार्य करने वाला, यानी सभी लोग साथ में मिलकर काम करेंगे और अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे। ये मैंने आपको एकदम सिंपल भाषा में सहकारिता बताया। आगे मैं आपको एक्चुअल परिभाषा क्या है उसमें भी जाऊंगा, अंतरराष्ट्रीय सहकारी संघ ने क्या परिभाषा दी मैं उसमें भी जाऊंगा, लेकिन अभी केवल हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, इसके लिए हम सहकारिता की ये परिभाषा मान रहे हैं। अभी क्लियर है कि सब साथ में मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे और काम करके एक दूसरे को सभी आपस में आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। क्लियर। अगर मैं अब सहकारिता के थोड़े से इतिहास की बात कर लूं तो सहकारिता का इतिहास अगर मैं देखूं, यहां पर मैं हेडिंग डाल देता हूं सहकारिता का इतिहास, यानी सबसे पहले ये सहकारिता का कॉन्सेप्ट कहां पे आया, ये सहकारिता वाला कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया। तो अगर यहां पर हम देखेंगे तो 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी। अब यहां पर याद रखिएगा 19वीं शताब्दी कहने का मतलब 1900 से 2000 नहीं होता, 19वीं शताब्दी कहने का मतलब होता है 1800 से 1900 के बीच का वर्ष। क्लियर है, 19वीं शताब्दी का मतलब 1800 से 1900 के बीच के वर्ष को 19वीं शताब्दी बोलते हैं। 20वीं शताब्दी बोलेंगे तो आपका 1900 से 2000 के बीच के वर्ष को, तो ऐसा याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 19वीं शताब्दी में ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन या आप इसको बोल सकते हो इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन भी बोल सकते हो, इसको आप इंग्लैंड भी बोल सकते हो। ग्रेट ब्रिटेन में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था रॉबर्ट, उस व्यक्ति का क्या नाम था, रॉबर्ट ओवेन, ये व्यक्ति का नाम था। अब रॉबर्ट ओवेन क्या थे, ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड में एक मैनचेस्टर शहर पड़ता है, उसके आसपास के क्षेत्र में रॉबर्ट ओवेन रहते थे और वहां पे आसपास लोगों का एक ग्रुप था। उस ग्रुप में रॉबर्ट ओवेन ने एक विचारधारा रखी सबके सामने कि हम सबके पास पैसों की कमी है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम सब आपस में मिलकर एक ग्रोसरी स्टोर चालू करते हैं। यानी रॉबर्ट ओवेन ने आसपास के लोग जो सेम प्रवृत्ति के काम कर रहे थे, ये इन लोगों ने आपस में मिलकर जो है ग्रोसरी स्टोर को स्टार्ट कर लिया वहां पर इंग्लैंड में। और ये ग्रोसरी जो स्टोर था जल्द ही प्रॉफिटेबल एक संगठन बन गया, यानी जो उन्होंने मिलकर ग्रोसरी स्टोर खोला था वो प्रॉफिट में आने लग गया। तो धीरे धीरे इन्होंने अपने जो स्टोर थे उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाने लगे और अंत में जाकर ये इतने बड़े पॉपुलर हो गए कि पूरे वर्ल्ड में इनका नाम हो गया। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है विश्व में सहकारिता का जनक किसे माना जाता है, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट ओवेन को। याद रखेंगे, विश्व में सहकारिता का जनक किसे माना जाता है पूछेगा तो विश्व में सहकारिता का जनक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। और ये कौन से देश से संबंधित थे, ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड आप बोल सकते हो, उससे संबंधित व्यक्ति थे। क्लियर यहां तक। अब ये हो गया विश्व की बात। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में भी सहकारिता का एक अच्छा खासा इतिहास रहा है। अगर आपको याद होगा, आप अगर पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा 1800 से 1920 या उससे पहले भी अगर आपको पता होगा, पूरे भारत में प्रेसिडेंसी शासन था, यानी भारत को प्रांतों में बांटा गया था। और उस समय 3 बड़े पॉपुलर प्रांत थे जिनका नाम था मद्रास प्रांत, आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं मद्रास प्रांत। इसके अलावा पॉपुलर प्रांत था बंबई प्रांत और इसके अलावा था कलकत्ता प्रांत।
या आप इसको प्रेसिडेंसी भी बोल सकते थे, यानी मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी। ये तीन प्रेसिडेंसी आप भारत के इतिहास में बहुत बार इसका जिक्र सुनते हैं। तो मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी वहां पर एक अधिकारी काम करते थे, याद रखेंगे, मद्रास में एक प्रेसिडेंसी थी, वहां पर एक अधिकारी काम करते थे, उनका नाम था फ्रेडरिक निकल्सन। याद रखेंगे, उनका नाम था यहां पर फ्रेडरिक निकल्सन। ये फ्रेडरिक निकल्सन कौन है? ये मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी उसमें काम करने वाले एक अधिकारी थे जिनका नाम था फ्रेडरिक निकल्सन। अब ये फ्रेडरिक निकल्सन ने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट दिया मद्रास के आसपास के क्षेत्र में। आपको पता है मद्रास में उस समय क्या हुआ, लिए लगभग 1885 की बात मैं कर रहा हूं, 1885 की बात मैं कर रहा हूं। 1885 के आसपास मद्रास के क्षेत्र में पानी की कमी हो गई, लगातार वहां पे सूखा पड़ने लग गया था। तो यहां पर जो लोग थे उनका यह एक मतलब, उनके पास किसान जो थे यहां पर, क्योंकि किसानों को अपना लगान पटाना पड़ता था, तो लगान तभी किसान पटा पाते जब उनकी फसल अच्छी हो। तो यहां पर लगातार सूखा पड़ रहा था और जो किसानों की फसल थी उसमें कीड़े पड़ने लग गए, किसानों की फसल में कीड़े पड़ने लग गए। तो जब किसानों की फसल में कीड़े पड़ने लगे तो कीड़े से किसानों को अपनी फसल बचाने के लिए क्या करना है, कीटनाशकों का छिड़काव करना है। लेकिन किसानों के पास कीटनाशकों के छिड़काव के लिए पैसा नहीं होता था। तो जब किसानों के पास कीटनाशक के छिड़काव के लिए पैसे नहीं होते थे तो किसान क्या करते थे, ऋण लेने जाते थे। तो किसान किससे ऋण लेने जाते थे? किसान ऋण लेने जाते थे साहूकारों से या जमींदारों से। किसान ऋण लेते थे साहूकारों से या जमींदारों से। अब किसान क्या साहूकार से ऋण लेकर आते थे, क्योंकि साहूकार है उसका काम क्या है, ऊंची ब्याज दरों पर ऋण देना। तो साहूकार या जमींदार किसानों को ऊंची ब्याज दर पर ऋण देते थे, वो भी छोटे से समय के लिए। लेकिन अगर किसान यहां पर कीटनाशकों का छिड़काव किया और उसके बाद उनकी फसल भी खराब होगी, यानी फसल को वो बचा नहीं पाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, साहूकारों को तो उनको पैसा वापस करना है, लेकिन अगर साहूकार पैसा वापस, अगर वो साहूकारों को पैसा वापस नहीं करेगा तो साहूकार क्या करेगा, उसकी जमीन को हड़प लेगा। तो यहां पर मद्रास में फ्रेडरिक निकल्सन ने यह देखा कि किसानों को अपने पास अपनी फसलों में कीटनाशकों के छिड़काव करने के लिए भी पैसे नहीं है, और वो कीटनाशकों में का छिड़काव करने के लिए साहूकारों से जाकर ऋण लेते हैं, और साहूकारों से ऋण लेने के एवज में वो अपनी जमीन वहां पर गिरवी रख देते हैं। और जब ये साहूकारों को ये ऋण नहीं पटा पाते तो ऐसी स्थिति में साहूकार उनकी जमीन को हड़प लेते हैं, जिससे किसान की स्थिति लगातार दयनीय होती जा रही थी। तब यहां पर जो फ्रेडरिक निकल्सन थे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, अपना एक विचार रखा सरकार के सामने, और उनका विचार यह था फ्रेडरिक निकल्सन का कि एक भूमि बैंक की स्थापना की जानी चाहिए। फ्रेडरिक निकल्सन का एक कॉन्सेप्ट था कि हमको क्या करनी चाहिए, भूमि बैंक की स्थापना की जानी चाहिए। ये 1885 में फ्रेडरिक निकल्सन ने बोला। अब ये भूमि आपका बैंक क्या है, भूमि बैंक ये था कि किसान क्या करेंगे, अगर उनको ऋण लेना है तो भूमि बैंक क्या होगा, आसपास के जो जितने भी किसान हैं वो अपना एक बैंक बना लेंगे, वो अपनी जितनी भी सेविंग है उसको जमा करेंगे, गवर्नमेंट उनको मदद करेगी, उसमें और अंश पूंजी डालेगी, और इसी भूमि बैंक के माध्यम से किसानों को ऋण दे दिया जाएगा। लेकिन यहां पर किसान को ऋण लेने के एवज में उनको अपनी जमीन यहां पर गिरवी रखनी पड़ेगी। अब देखिए, जमीन तो गिरवी वो साहूकार के पास भी रख रहा है, जमीन को गिरवी भूमि बैंक के पास भी लग रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट कैसे अलग हुआ? कॉन्सेप्ट इसलिए अलग हुआ क्योंकि जो साहूकार ऋण देते थे वो कम समय के लिए ऋण देते थे, यानी अल्पकालीन ऋण देते थे, और मतलब 5 महीने 6 महीने का समय देते थे, और 5-6 महीने में अगर किसान इनके ऋण को नहीं लौटा पाता था तो साहूकार उनकी जमीन हड़प लेते थे। लेकिन यहां पर भूमि बैंक का क्या कॉन्सेप्ट था, भूमि बैंक ये था कि किसान अपनी कोई भी ऋण लेते समय अपनी भूमि को गिरवी रखेंगे, लेकिन उसको ऋण लौटाने के लिए 2 से 3 साल तक का समय दिया जाता था। जहां पर यह समय केवल 6 महीने रहता था, यहां पर वो समय बढ़कर 2 से 3 साल तक का रहता था। यह कॉन्सेप्ट फ्रेडरिक निकल्सन ने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया कि हमको एक भूमि बैंक बनाना चाहिए ताकि किसान हमसे ऋण ले सके, और अगर वो ऋण को उनको पटाने का हम ज्यादा समय देंगे ताकि किसानों की स्थिति बेहतर हो सके। लेकिन आपको पता है कि केवल एक अधिकारी के अच्छे होने से ब्रिटिश सरकार, तो आपको पता है, शोषण के लिए भारत में आई थी। तो ब्रिटिश सरकार इतने अच्छे सुझाव देने के बाद भी फ्रेडरिक निकल्सन की रिपोर्ट को, या फ्रेडरिक निकल्सन को आप बोल सकते हैं जो उन्होंने रिपोर्ट दी, उसको मानते ही नहीं। यानी अंग्रेज बोले कि हमको किसानों से मतलब नहीं, हमको राजस्व से मतलब है।
वो राजस्व कैसे आएगा वो हम नहीं जानते, लेकिन हमको राजस्व से मतलब है। तो फ्रेडरिक निकल्सन की इतना अच्छा सुझाव देने के बाद भी अंग्रेजों ने शोषण की प्रवृत्ति को जारी रखते हुए फ्रेडरिक निकल्सन के सुझाव को नहीं माना। क्लियर? अब इसके आगे क्या होता है? अब 1891-92 में, आप जैसे कि मैंने बताया 1885 में फ्रेडरिक निकल्सन ने ये सुझाव दिया था। अब जब ये स्थिति आगे बढ़ी, 1890-91 का काल आया, तो 1890-91 में जनता ने फ्रेडरिक निकल्सन की रिपोर्ट जो उन्होंने दी की थी कि भूमि बैंक की स्थापना की जानी चाहिए, फ्रेडरिक निकल्सन के जो सुझाव को जनता ने सरकार के ऊपर दबाव डाला कि फ्रेडरिक निकल्सन ने जो सुझाव दिया है उस सुझाव को आपको मानना चाहिए। यानी जो भारतीय जनता थी, किसान थी, अब वो 1891 में जाकर 1890-91 में जाकर दबाव डालने लगी। किसके ऊपर? ये दबाव डालने लगे जनता सरकार के ऊपर कि फ्रेडरिक निकल्सन जो सुझाव दे रहा है आपको उसको लागू करना चाहिए। तब यहां पर जनता के दबाव में आकर अंग्रेजों को करना कुछ नहीं था, लेकिन जनता ने जब दबाव डाला तो अंग्रेजों ने 1892 में, अंग्रेजों ने 1892 में जाकर फ्रेडरिक निकल्सन की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी। अंग्रेजों ने 1892 में जाकर फ्रेडरिक निकल्सन के नेतृत्व में एक समिति गठित की और उनको बोला कि आप जो भूमि बैंक का कॉन्सेप्ट दे रहे हो, क्या वो वास्तविकता में मद्रास या उसके आसपास के क्षेत्र में लागू हो सकता है कि नहीं, आप इसकी जांच करके हमको रिपोर्ट दो। यानी अंग्रेजों ने बोला कि फ्रेडरिक निकल्सन, आप भूमि बैंक का कॉन्सेप्ट दे रहे हो, क्या इसको हम वास्तविकता में ला भी सकते हैं कि नहीं ला सकते, इसके लिए आपकी एक समिति गठित की जाती है, आप इस पर हमको 4 से 5 साल के भीतर रिपोर्ट दो। अगर हम आपकी रिपोर्ट से सहमत होंगे तो हम भूमि बैंक की स्थापना कर देंगे। 1897 में जाकर फ्रेडरिक निकल्सन के नेतृत्व में बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी, लेकिन अंग्रेज जो थे, क्योंकि उनको पता वो शोषण ही करने आए थे, वो भारतीयों का थोड़ी ध्यान देने आए थे, अंग्रेजों ने फिर इनकी रिपोर्ट को निग्लेक्ट कर दिया, यानी इनकी रिपोर्ट पर कोई भी विचार ही नहीं किया। अब देखिए अब क्या हुआ, 1898 में, 1898 में भारत में अकाल पड़ गया। भारत में विशेष रूप से मद्रास के क्षेत्र में अकाल पड़ गया। अकाल क्या होता है? जब सूखा क्या होता है? जब पानी की कमी होगी, बारिश की कमी होगी तो सूखा पड़ेगा। अब वो सूखा यदि लगातार 5-6 वर्ष 10 वर्ष तक जारी रहता है तो वो स्थिति अकाल की स्थिति रहती है। 1890-91 सूखा पड़ा था, अब वो सूखे की स्थिति लगातार बनी रही और 1898 में अकाल की स्थिति उत्पन्न होगी, यानी बहुत साल हो गए कि वहां पे पानी ही नहीं गिर रहा है। तो 1898 में जब अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई तब अंग्रेज फिर से जागे कि अब हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए किसानों के लिए, क्योंकि उनके राजस्व में लगातार कमी होती जा रही थी, किसान तो पैसा पटा ही नहीं पा रहे थे, तो उनके राजस्व में लगातार कमी होती जा रही थी। तब अंग्रेज यहां पर फिर से अपना विचार करने लगे कि हमको किसानों के हित में कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इसी के लिए 1901 में जाकर एडवर्ड लॉ समिति बनी। 1901 में जाकर एडवर्ड लॉ समिति बनी। अब ये एडवर्ड लॉ समिति थी, इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट के आधार पर एडवर्ड लॉ समिति ने ये रिपोर्ट पेश की कि हमको एक सहकारी सोसाइटी एक्ट पारित करना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं जो भूमि बैंक का कॉन्सेप्ट निकल्सन ने दे दिया था, उसी कॉन्सेप्ट को यहां पर आगे बढ़ाते हुए यहां पर एडवर्ड लॉ समिति ने बोला हमको एक सहकारी सोसाइटी अधिनियम पारित करना चाहिए और उसके अंतर्गत सहकारी समितियों को जोड़ना चाहिए और उन सहकारी समितियों के माध्यम से हमको ऋण वितरण करना चाहिए किसानों में। और इसी एडवर्ड लॉ समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1904 में पहला सहकारी सोसाइटी अधिनियम पारित हुआ। 1904 में पहला सहकारी सोसाइटी अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1904 में। अब अगर यहां पर और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1904, इस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। इस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। अगर अब आपसे पूछा जाए कि भारत में सहकारिता का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में सहकारिता का जनक निकल्सन को कहा जाता है।
क्योंकि निकलसन ने ही सबसे पहले भूमि बैंक का कॉन्सेप्ट दिया था, वो भी एक सहकारी संस्था थी, क्योंकि आसपास के सभी किसानों को उस बैंक का सदस्य बनाया जा रहा था। तो इसी के लिए अगर आपसे पेपर में पूछा जाए क्या क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, विश्व में सहकारिता का जनक, तो रॉबर्ट, आपको मैंने आपको पढ़ाया ना, सबसे पहले वही चीज मैंने आपको पढ़ाई कि विश्व में सहकारिता का जनक पूछा जाए रॉबर्ट एवन, भारत में सहकारिता का जनक पूछा जाए फ्रेडरिक निकलसन। क्लियर है यहां तक सभी को? तो 1904 में सबसे पहली बार क्या बनाया गया, पहला सहकारी सोसाइटी अधिनियम पारित किया गया 1904 में। क्लियर यहां तक? तो ये आपका हो गया, याद रखिएगा ये वाला कॉन्सेप्ट, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो पहला सहकारी सोसाइटी अधिनियम बना और इसी समय 1904 में ही पहली बार प्राथमिक सहकारी समिति बनाई गई। 1904 में ही पहली बार क्या बनाई गई, प्राथमिक सहकारी समिति का निर्माण किया गया। प्राथमिक सहकारी समिति होता क्या है, ये सब चीज मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, बस आपको अभी ये चीज नोट करना है कि सबसे पहली बार प्राथमिक सहकारी समिति कब बनी, 1904 में। भारत में सहकारिता का जनक, तो भारत में सहकारिता का जनक निकलसन, विश्व में सहकारिता का जनक अगर पूछा जाए तो रॉबर्ट ओवेन। क्लियर यहां तक? अगर यहीं पर मैं एक चीज और ऐड कर दे रहा हूं, अगर आपसे पूछा जाए छत्तीसगढ़ में सहकारिता का जनक कौन है, तो छत्तीसगढ़ में सहकारिता का जनक ठाकुर प्यारेलाल सिंह। छत्तीसगढ़ में सहकारिता का जनक ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इतनी चीजें आपको नोट करना है, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अगर यहां तक आपको समझ आ गया है, जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, क्योंकि मैं इसी स्टोरी से संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान में कैसे सहकारिता का पार्ट है, उसमें जाऊंगा कि किस तरीके से सहकारिता कौन सी सूची में शामिल है, ये सब चीज मैं आपको बताऊंगा। यहां तक का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो एक बार चैट सेक्शन में बोल दीजिए क्लियर है, फिर मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं। चलिए क्लियर है बोल रहे हैं? चलिए अब मैं इसको आगे पढ़ाता हूं। ये आपका हो गया, तीनों का मैंने आपको बता दिया। विश्व में रॉबर्ट कोवेन, आपका ओवेन सहकारिता का जनक, भारत में सहकारिता का जनक आपको बता दिए निकलसन, छत्तीसगढ़ में सहकारिता का जनक ठाकुर प्यारेलाल सिंह। बाकी इसमें डिटेलिंग अभी आगे और आएगी। चलिए अब मैं यहां पर आपको इसी के आगे पढ़ा रहा हूं। देखिए अभी तक मैंने आपको यहां पर बता दिया 1904 में क्या हुआ, प्रथम सहकारी सोसाइटी अधिनियम पारित हुआ। प्रथम सहकारी सोसाइटी अधिनियम पारित हुआ। ठीक, ये 1904 में बना और पहली सहकारी समिति भी 1904 में बन गई। अब देखिए आपको पता है इसके बाद आता है 1919 का अधिनियम। आपको पता है 1919 का अधिनियम, 1919 के अधिनियम को और क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। आपको पता है 1909 को मार्ले मिंटो एक्ट बोलते हैं, 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अवार्ड बोलते हैं, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बोलते हैं, एक्ट बोलते हैं। अब देखिए 1904 में सहकारी सोसाइटी अधिनियम बन गया, लेकिन जो सहकारी सोसाइटी से संबंधित जितनी भी पावर थी वो वायसराय के पास पावर थी, यानी करजन के पास ये पूरी पावर थी। याद रखिएगा सहकारी सोसाइटी का गठन कैसे करना है, सहकारी सोसाइटी अधिनियम में जो भी बदलाव करना है, ये सब पावर किसके पास थी, वायसराय के पास थी। तो वायसराय उसमें केंद्र में होता था, राज्यों में गवर्नर होते थे, तो वायसराय के पास ये पूरी पावर थी। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जब 1904 में सहकारी सोसाइटी अधिनियम बना तो उस समय सहकारी सोसाइटी अधिनियम में चेंज करना या सहकारी सोसाइटी के निर्माण करना, ये सब पावर किसके पास थी, तो केंद्रीय असेंबली के पास थी, वायसराय के पास थी, यानी वो केंद्र के पास वो पावर थी। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया तो ये पावर प्रांतों को दे दी गई, यानी केंद्र के पास जो पावर थी उसको ट्रांसफर कर दिया गया प्रांतों के पास। यानी अब सहकारिता से संबंधित जितनी भी पावर थी वो प्रांत, यानी उस समय के प्रांत आज के राज्य मान लीजिए, यानी वो पावर किसके पास दे दी, उन्होंने प्रांतों को सहकारिता से संबंधित पावर दे दी। प्रांतों को सहकारिता से संबंधित पावर कौन से अधिनियम से मिली, तो याद रखिएगा 1919 के अधिनियम के तहत
प्रांतों को सहकारिता से संबंधित पावर पूरी तरीके से ट्रांसफर कर दी गई। अब देखिए 1919 में प्रांतों को जब सहकारिता से संबंधित पावर दी गई तो हर प्रांत के विधानमंडल ने अपने यहां के लिए अलग अलग सहकारी सोसाइटी अधिनियम पारित कर दिया। पहले तो ये केंद्र में पावर थी तो केंद्र ने सहकारी सोसाइटी अधिनियम बना दिया, लेकिन अब जब ये पावर प्रांतों को दी गई तो हर प्रांत अपने क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग सहकारी सोसाइटी अधिनियम पारित करने लग गए। यानी 1919 के बाद प्रांतों को सहकारिता से संबंधित चीजों पर कानून बनाने का पावर दी गई तो हर प्रांत ने अपने अपने अलग अलग सहकारी सोसाइटी अधिनियम बनाने लग गए। क्लियर। अगर हम मैं बात करूं 1947 की तो 1947 में भारत आजाद हुआ और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 26 जनवरी 1950 को जाकर भारत का संविधान लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 में जाकर भारत का संविधान लागू हो गया। अगर मैं संविधान की बात करता हूं तो संविधान में आप सभी को पता है संविधान में एक 7वीं अनुसूची है। संविधान में एक 7वीं अनुसूची है। इस 7वीं अनुसूची में 3 तरीके के सब्जेक्ट आते हैं। इस 7वीं अनुसूची में 3 तरीके के सब्जेक्ट आते हैं। एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची और तीसरा होता है समवर्ती सूची। तीसरी सूची का नाम है समवर्ती सूची। ठीक। अब देखिए संघ सूची में कौन से विषय आते हैं। संघ सूची में ऐसे विषय आते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार संसद का होता है। यानी संघ सूची में जितने भी विषय हैं उसमें कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, संसद को होता है। अब जैसे कि विदेश मामले हो गया, रक्षा मामले हो गए, ये सब संघ सूची के विषय। तो संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, संसद का है। इसके बाद होता है राज्य सूची। राज्य सूची में ऐसे विषय शामिल होते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल का होता है। राज्य सूची में ऐसे विषय शामिल होते हैं जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल का होता है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल होते हैं जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्यों को भी होता है और संसद को भी होता है। यानी समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल किए जाते हैं जिस पर कानून जो है वो संसद भी बना सकती है और उस पर कानून जो है वो विधानमंडल भी राज्यों की बना सकती है। लेकिन कभी ऐसा कोई विषय जिस पर कानून ने संसद ने भी बना दिया, विधानमंडल ने भी बना दिया और दोनों के कानून एक दूसरे के एकदम विपरीत हैं, तब ऐसी स्थिति में किसका कानून मान्य होता है, संसद द्वारा बनाया गया कानून जो होता है वो मान्य होता है। तो ये हो गया संविधान की 7वीं अनुसूची। यहां पर मेरा इसको पूरा समझाने का उद्देश्य ये है कि जो सहकारिता है, जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तो जो सहकारिता का विषय था वो राज्य सूची के विषय में शामिल किया गया। याद रखेंगे जो सहकारिता का विषय है, सहकारिता से संबंधित पावर जो है वो राज्य सूची में। यानी इससे आप ये समझ सकते हैं कि सहकारिता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसका है, वर्तमान में राज्यों के विधानमंडल का है। इसी के लिए आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम बना हुआ है। यानी वो पावर किसके पास है, विधानमंडल के पास है। क्लियर है। तो यहां पर आपको हमेशा याद रखना है, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है सहकारिता सेक्शन में पूछ ले, हो सकता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन में पूछ ले। तो याद रखना है कि जो सहकारिता है, याद रखना है जो सहकारिता है ये आपका राज्य सूची का विषय है। क्लियर। यहां तक सभी को समझ आ गया। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, बताइए। लॉर्ड कर्जन को नहीं लेना है, निकलसन को लेना है। भारत में सहकारिता का जनक निकलसन ने वो सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था, तो निकलसन को लेना है। चलिए अभी सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातें आपस में करेंगे, आप फोकस कीजिए। यहां पर आपका जो समय है बहुत कीमती समय है, 1 महीने का ही समय आपके पास। तो अभी ये आलतू फालतू पीडीएफ मिलेगा कि नहीं, मैं शुरू में बताया पीडीएफ अनाउंसमेंट में मिलेगा। तो आपको यहां पर फोकस क्लास में जो हो रहा है उसमें रखिए, एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो यहां पर हो रही है। चलिए अब देखिए, अब बहुत से बच्चों ने पंचायती राज पढ़ा होगा, बहुत से बच्चों ने पंचायती राज पढ़ा होगा, उसके ऊपर मैं आता हूं। उसके पहले यहां पर एक चीज मैं बता दे रहा हूं। देखिए हमारा जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो संविधान में सहकारिता को राज्य सूची का विषय बनाया गया और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसका है,
विधानमंडल का है। तो अब यहां पर आपको पता है छत्तीसगढ़ किसका भाग था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का भाग था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ, लेकिन जो छत्तीसगढ़ है वो किसका भाग था, मध्य प्रदेश का भाग था, क्योंकि सहकारिता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची का विषय है और राज्य सूची के विषय पर संसद, राज्य सूची के विषय पर विधानमंडल कानून बना सकती है। इसी के लिए मध्य प्रदेश की विधानमंडल ने मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम का निर्माण किया। मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम का निर्माण किया किसने, मध्य प्रदेश की विधानमंडल ने। मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, इसका निर्माण किसने किया, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने, जो विधानमंडल में मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 को पारित किया और यह राजपत्र में प्रकाशित हुआ 12 मई 1961 को। 12 मई 1961 को यह राजपत्र में प्रकाशित हुआ। अब देखिए अब क्या हुआ, मध्य प्रदेश ने तो सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 को बना दिया, लेकिन आपको पता है मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ, 1 नवंबर 2000 को। तो जब छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना तो छत्तीसगढ़ की विधानमंडल ने यह विचार किया, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के ही हिस्सा थे और अब हम मध्य प्रदेश से ही अलग हुए हैं, तो हम जो मध्य प्रदेश में सहकारी सोसाइटी अधिनियम है उसी को हम अपने राज्य में भी लागू कर देते हैं। यानी हमको नया सहकारी सोसाइटी अधिनियम बनाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, जो मध्य प्रदेश में सहकारी सोसाइटी अधिनियम था उसी अधिनियम को हम छत्तीसगढ़ में भी लागू कर देते हैं। तो अगर कोई अधिनियम पहले से बना हुआ है और उस अधिनियम को अगर हमको अपने यहां लागू करना होता है तो इसके लिए विधानमंडल के माध्यम से एक आदेश निकाला जाता है जिसे बोला जाता है विधियों का अनुकूलन आदेश। विधियों का अनुकूलन आदेश। अब देखिए यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं यहां पर कि ये विधियों का अनुकूलन आदेश क्यों निकाला गया, क्योंकि मध्य प्रदेश में सहकारी सोसाइटी अधिनियम पहले से बना हुआ है। हमको छत्तीसगढ़ में भी सहकारी सोसाइटी अधिनियम बनाना था, तो हमको मध्य प्रदेश वाला ठीक लग रहा था कि ये अच्छा है, हमको इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इसी के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या किया, 13 जून 2001 को 13 जून 2001 को विधियों का अनुकूलन आदेश पारित किया। यानी जो विधि मध्य प्रदेश में है वो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी अनुकूल है, तो हमको उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम जो मध्य प्रदेश का सहकारी सोसाइटी अधिनियम है उसको हम अपने छत्तीसगढ़ में भी लागू कर दिए और जहां जहां मध्य प्रदेश शब्द का प्रयोग हुआ था उसके बदले हम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कर लिए। और इसी के तहत आप पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम। और ये छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम क्या वर्ष पढ़ते हैं, 1960। अब आप समझ रहे हैं 1960 क्यों पढ़ रहे हैं भैया, वो मध्य प्रदेश का ही कॉपी है। मध्य प्रदेश ने 1960 में बनाया था और हम विधियों का अनुकूलन आदेश पारित करके मध्य प्रदेश की जगह छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया, इसलिए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में भले छत्तीसगढ़ नहीं था लेकिन मध्य प्रदेश तो था और मध्य प्रदेश ने इस अधिनियम को पारित किया, तो हम उसी को विधियों के अनुकूलन आदेश के तहत उसी अधिनियम को हमारे यहां कॉपी कर लिए और मध्य प्रदेश की जगह छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग करके हम अपने अधिनियम का नाम क्या रख दिए, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। और यही अधिनियम वर्तमान में चल रहा है। यानी अगर आपको किसी को भी सहकारी सोसाइटी बनाना है, सहकारी समिति बनाना है, तो वो सभी सहकारी समिति इसी अधिनियम के तहत पंजीकृत की जाएंगी। समझ आ गया सबको? तो सभी सहकारी समिति क्या होगी, सभी सहकारी समिति इसी अधिनियम के तहत पंजीकृत होंगी। क्लियर सभी को? क्लियर है सभी को यहां पर? तो आगे बढ़ूं फिर मैं। चलिए क्लियर है। अब मैं इसमें आगे पढ़ता हूं। ये मैंने आपको बता दिया छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 तक के प्रावधान को। ठीक है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 कैसे बना, यहां तक के पार्ट को मैंने आपको बता दिया। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई? अगर आप पंचायती राज पढ़ते हैं
कई बच्चे पंचायती राज पढ़े होंगे, तो पंचायती राज में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। आपको पता है जब भारत का संविधान बना तो आर्टिकल नंबर 40 में पंचायती राज का उल्लेख था। जब भारत का संविधान बना तो आर्टिकल नंबर 40 में पंचायती राज का प्रावधान पहले से था। और आपको पता है पंचायती राज को लागू करवाने के लिए आपको पता है 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनी थी और यह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। सभी को पता है। तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनी। बलवंत राय मेहता समिति ने यह बोला कि हमको पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करनी चाहिए। और हर राज्य यहां पर क्या करने लगा, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति ने कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया कि हमको हर जगह इसी तरीके की पंचायती राज व्यवस्था लागू करनी है, तो ये राज्यों को छूट थी कि वो अपने यहां किसी भी तरीके की पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर सकते थे। तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश में अलग तरीके की पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, आपका राजस्थान में अलग तरीके की पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, इसके बाद गुजरात में अलग तरीके की पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। क्यों ऐसा लागू किया जा रहा है, क्योंकि उनका कोई बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं था, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था का कोई बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं था, कोई एक रूपता। इसी के लिए हर राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना तो हुई, लेकिन उनके कोई बेसिक स्ट्रक्चर, कोई एक रूपता उनमें है थी नहीं। तो यहां पर देखा गया कि जब पंचायती राज व्यवस्था में एक रूपता है ही नहीं, कोई राज्य जो है महिलाओं को दूसरा आरक्षण दे रहा है, कोई राज्य कोई दूसरा आरक्षण दे रहा है, कोई राज्य महिलाओं को आरक्षण ही नहीं दे रहा है, हर राज्य अपने तरीके से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किए जा रहा था। तो इससे क्या हुआ कि पंचायतों में जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता को पावर मिलनी चाहिए थी, वहां पर उनको पावर ना मिलके वहां भी पावर अधिकारियों के पास ही थी। तब ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हुई तो अलग अलग समिति सिफारिश करने लगे कि पंचायती राज व्यवस्था को हम बेहतर कब कर सकते हैं। तब यह माना गया कि हम क्या करते हैं, हम पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा दे देते हैं। संवैधानिक दर्जा कहने का मतलब पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख हम संविधान में कर देते हैं, क्योंकि पहले भी पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख आर्टिकल 40 में था, लेकिन आर्टिकल 40 जो था वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता था। अगर कोई राज्य ऐसा पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना चाहता है कर सकता, नहीं करना चाहता तो नहीं भी कर सकता। तो इसी के लिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, और पंचायती राज व्यवस्था को जब संवैधानिक दर्जा मिलेगा तो संसद क्या करेगी, एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बेसिक स्ट्रक्चर पंचायतों का निर्माण कर देगी, और हर राज्य को उस बेसिक स्ट्रक्चर को मानना ही पड़ेगा। यानी जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, भारत सरकार यानी संसद ने जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया तो उन्होंने ये बोला कि ग्राम पंचायत में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया ही जाना चाहिए। यानी कोई भी राज्य इस संविधान संशोधन आने के बाद, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद, किसी भी राज्य में महिलाओं का ग्राम पंचायत में 33% से कम आरक्षण नहीं था। या तो राज्य 33% मिनिमम आरक्षण दे, या इससे ज्यादा राज्य देना चाहता है तो दे सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ ने महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया, लेकिन इससे यह चीज तो हो गई कि पंचायतें हर राज्य में एक रूपता के साथ स्थापित हो गई। यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर जो पंचायत का त्रिस्तरीय मॉडल था वो लगभग हर राज्यों में अपना लिया गया, और एक पंचायतों के स्ट्रक्चर में एक रूपता आ गई लगभग हर राज्यों में, और पंचायतें फिर धीरे धीरे सशक्त होने लग गई। तो ये कब संभव हो पाया, जब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी संविधान में पंचायतों के बारे में उल्लेख किया गया। लेकिन अगर मैं सहकारिता की बात करूं तो सहकारिता का उल्लेख राज्य सूची में तो कर दिया गया, और विधानमंडल को पावर भी दे दी गई कि आप राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं। सहकारिता राज्य सूची का विषय, आप अपना कानून बना सकते हैं। लेकिन जब राज्य सूची के विषय में सहकारिता को डाला गया तो यह पाया गया कि हर राज्य जो है वो सहकारिता का अपना स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से बनाने लग गया, क्योंकि वही प्रॉब्लम आई, क्योंकि इसको कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर संसद ने बनाकर दिया ही नहीं, तो हर राज्य अपने हिसाब से सहकारिता का स्ट्रक्चर बनाने लग गया। तो जब ये प्रॉब्लम सामने आई तब ऐसी स्थिति में 97 नंबर का संविधान संशोधन लाया गया। 97 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम संसद में लाया गया। 97 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 2011 संसद ने पारित किया, और इस संशोधन के बाद
संसद ने कुछ प्रावधान किए, वो अब हम देख लेते हैं। इस संविधान संशोधन के बाद अब जो मैं चीज बता रहा हूं ये आपके पेपर की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। जो अब चीज मैं बताने वाला हूं ये आपको पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। 97 नंबर के संविधान संशोधन से आर्टिकल नंबर 19(1) में संशोधन किया गया। अब आर्टिकल नंबर 19(1) क्या है या आर्टिकल 19(1) क्या है? तो 19(1) क्या होता है आपको पता है? आर्टिकल 19 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अगर हम पढ़ते हैं 19(1) का क क्या होता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1) या ब क्या होता है? तो आपको पता है, आपको सेकंड होता है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। और 19(1) क्या होता है या सी क्या होता है? तो आपको पता है 19(1) होता है संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तो 97 नंबर के संविधान संशोधन से आर्टिकल 19(1) या इसी को आप बोल सकते हो 19(1) उसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता जो लाइन लिखी थी 19(1) में, उसमें क्या जोड़ दिया गया? संघ। और यहां पर जोड़ा गया संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। ये कहां से जोड़ा गया? आर्टिकल 19(1) से जोड़ा गया। और ये कौन से संविधान संशोधन से? 97 नंबर के संविधान संशोधन से। यानी अब क्या कर दिया गया? सहकारी समिति को मौलिक अधिकार का दर्जा मिल गया। यानी सहकारी समिति का निर्माण करना ये हर व्यक्ति का क्या कर दिया गया? मौलिक अधिकार बना दिया गया। और अगर कोई भी सहकारी समिति के निर्माण में बाधा उत्पन्न करता है तो क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार है तो आप क्या कर सकते हो? न्यायालय जा सकते हो। क्लियर है? तो अब यहां पर क्या किया गया? सहकारी समिति बनाने का अधिकार दे दिया गया और ये मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। तो आर्टिकल 19(1) 97 संविधान संशोधन के पहले क्या था? संघ बनाने की स्वतंत्रता। लेकिन 97 नंबर के संविधान संशोधन के बाद क्या हो गया? संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। क्लियर हो गया यहां पर? अब देखते हैं, ये हो गया पहला संशोधन जो 97 नंबर के एक्ट से ये पहला संशोधन किया गया। अब 97 नंबर के एक्ट से जो दूसरा संशोधन किया गया, भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 43 ख जोड़ा गया, या आप इसको बोल सकते हो आर्टिकल 43 बी। जो आप बोलना चाहे आप बोल सकते हो। संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल नंबर 43 ख या 43 बी। क्या था ये आर्टिकल? सहकारी समितियों का उन्नयन। सहकारी समितियों या सहकारी संस्थानों का उन्नयन। अब यहां पर उन्नयन का मतलब क्या होता है? उन्नयन का मतलब होता है प्रमोट। उन्नयन का मतलब क्या होता है? प्रमोट। क्या बोला गया? आर्टिकल नंबर 43 बी में बोला गया ये राज्य का दायित्व है कि वो सहकारी संस्थाओं का उन्नयन करे, यानी सहकारी संस्थाओं को प्रमोट करे, ज्यादा से ज्यादा उसको प्रमोट करे ताकि लोग सहकारी संस्थाओं को बनाएं। क्लियर है? तो ये आपके मूल संविधान में नहीं था, ये आपका 97 नंबर के संविधान संशोधन के बाद आर्टिकल नंबर 43 ख जोड़ा गया, जो मूल संविधान में नहीं था। क्लियर? तो ये भी 97 नंबर के संविधान संशोधन से ये पॉइंट जोड़ा गया, आर्टिकल 43 ख सहकारी समितियों का उन्नयन या सहकारी संस्थाओं का उन्नयन, और राज्य क्या करेगा? सहकारी समितियों को प्रमोट करेगा, ये राज्य का दायित्व है। अब देखिए, ये तो हो गया दूसरा संशोधन जो 97 नंबर से जोड़ा गया। अब याद रखिएगा, ये आर्टिकल 43 ख आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 19 मौलिक अधिकार, 43 आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब 97 नंबर के संविधान संशोधन से एक चीज और जोड़ी गई। क्या चीज थी? तो 97 नंबर के संविधान संशोधन से भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, 9ख या 9बी भी बोल सकते हैं। ठीक है? 97 नंबर के संविधान संशोधन से भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, 9ख या 9बी। और यह भाग किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से संबंधित है। ये भाग किससे संबंधित है पूछा जाए तो ये भाग आपका सहकारी समितियों से संबंधित भाग है। क्लियर? और भारत भाग 9ख के तहत आर्टिकल नंबर 243 ZH से लेकर आर्टिकल नंबर 243
जेड टी, टोटल 13 आर्टिकल जोड़ दिए गए भारत के संविधान में। याद रखेंगे, भारत के संविधान में भाग 9 ख जोड़ा गया 97 नंबर के संविधान संशोधन से, और आर्टिकल 243 जेड एच से लेकर आर्टिकल 243 जेड टी, टोटल 13 आर्टिकल, 13 अनुच्छेद भारत के संविधान में ऐड हुए, और ये अनुच्छेद में सहकारी समितियों के बारे में बताया गया। और अब जो भी राज्य में सहकारी सोसाइटी अधिनियम बना हुआ है, वो अधिनियम सब इसी अनुच्छेद को फॉलो कर रहे हैं, जिसके कारण हर राज्य में सहकारी समितियों में एक तरीके का बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर आ गया। अब एक रूपता आ गई सभी राज्यों में सहकारी समितियों में। तो याद क्या रखना है, याद रखना है कि 97 नंबर के संविधान संशोधन से भारत के संविधान में 3 तरीके का संशोधन हुआ। पहला संशोधन आर्टिकल नंबर 19(1)(c) में संघ बनाने की स्वतंत्रता में संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता शब्द जोड़ दिया गया। सेकंड संशोधन क्या हुआ, आर्टिकल नंबर 43 ख या 43 बी संविधान में जोड़ा गया, सहकारी समितियों का उन्नयन। और तीसरा संशोधन क्या हुआ, भाग 9 ख जोड़ा गया, 9 बी जोड़ा गया। याद रखना 9 बी है, 9 ए मत मार के आ जाना, क नहीं मार के आना, ये ख है। भाग 9 क्या है, पंचायत। भाग 9 क क्या है, 9 क होता है नगर पालिका या नगरीय निकाय से संबंधित। 9 ख क्या है, 9 ख सहकारी संस्थाओं से संबंधित है। और आर्टिकल नंबर जेड एच से आर्टिकल जेड टी, टोटल 13 अनुच्छेद जोड़े गए। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है 97 नंबर के संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भाग 9 ख में कितने अनुच्छेदों को शामिल किया गया, 13 अनुच्छेद नए जोड़े गए। क्लियर है सभी को। तो ये आपका सहकारिता की जो वर्तमान स्थिति है जो संविधान में, वो चीजें मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दी है। यहां तक सभी को समझ आ गया। क्लियर है। तो सब चीजें आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सब विषय जोड़ दिए गए, लेकिन याद रखिएगा इससे ये संघ सूची का विषय नहीं हुआ, ये एक रूपता लाने के लिए किया गया है, ताकि हर राज्य में एक रूपता आ गया। बाकी राज्य जो है वो कर सकता अपने नियम, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम राज्य का ही, लेकिन हर राज्य को निम्न इनको तो फॉलो करना ही है। उसके बाद वो इससे एक्स्ट्रा दे सकते हैं, अपने अलग अलग नियम बना सकते हैं, लेकिन इनको तो फॉलो करना ही है। तो यहां पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ऐसा किया गया है, एक रूपता लाने के लिए। ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा यहां पर एक चीज और समझ लेते हैं कि पहले एक मंत्रालय होता था। इसको अच्छे से नोट करना। अब जो भी चीज मैं आज की क्लास में बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एक मंत्रालय होता था, क्या, कृषि सहकारिता व किसान कल्याण मंत्रालय। किसान कल्याण मंत्रालय, ये पहले एक मंत्रालय होता था। यानी कृषि सहकारिता और किसान कल्याण एक ही मंत्रालय के अंतर्गत आते थे। लेकिन 2021 में कृषि सहकारिता किसान कल्याण मंत्रालय से सहकारिता को अलग कर दिया गया और एक नया मंत्रालय बना दिया गया, सहकारिता मंत्रालय। याद रखेंगे, सहकारिता मंत्रालय कभी पहले इसका अलग से कोई मंत्रालय केंद्र स्तर पर नहीं होता था। ये मैं बात कर रहा हूं केंद्र स्तर की, सेंट्रल लेवल की। सेंट्रल लेवल में सहकारिता मंत्रालय अलग से नहीं था, वो कृषि मंत्रालय के अधीन ही था। लेकिन 2021 में कृषि सहकारिता व किसान कल्याण मंत्रालय से सहकारिता मंत्रालय को अलग कर दिया गया और सहकारिता मंत्रालय 2021 से एक नया मंत्रालय बन गया, जिसके वर्तमान मंत्री अमित शाह हैं। जिसके वर्तमान में मंत्री कौन है, अमित शाह। क्लियर। तो अमित शाह इस मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री है। और यह मंत्रालय कब बना है, यह मंत्रालय आपका बना है 2021 में। क्लियर। अगर मैं बोलूं छत्तीसगढ़ में सहकारी मंत्री कौन है अभी, छत्तीसगढ़ में सहकारी मंत्री वर्तमान में कौन है, तो छत्तीसगढ़ में सहकारी मंत्री हैं अभी वर्तमान में रविंद्र चौबे। अभी नया मंत्रालय बटा है, तो उस नए मंत्रालय के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ में भी वर्तमान में जो सहकारी मंत्री है वो रविंद्र चौबे है। क्लियर। इतनी चीजें नोट हो गई आपकी।
अनुच्छेद 1C पहले से था। अनुच्छेद 1C में यह लिखा गया था, अनुच्छेद 1C पहले था संघ बनाने की स्वतंत्रता, उसमें सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता आपका 97 नंबर के संविधान संशोधन से जोड़ी गई। पहले मूल संविधान में अनुच्छेद 1C में लिखा था संघ बनाने की स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 1C था, संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ मतलब यूनियन होता है, यूनियन का कैसे, मजदूर यूनियन, किसान यूनियन, ये सब बनाने की स्वतंत्रता 1901C में लिखी थी। लेकिन 97 नंबर के संविधान संशोधन आने के बाद ये वाली लाइन बदल गई और ये लाइन क्या हो गई, संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। तो सहकारी समिति वाला जो वर्ड है यहां पर, ये वर्ड 97 नंबर के संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, ये बोला जा रहा है। क्लियर है? प्रेम सह टेकाम पहले थे नीरज जी, अब चेंज हो चुके हैं। ठीक है, चलिए, प्रेम सह टेकाम पहले थे, प्रेम सह टेकाम से मंत्रालय छीनकर अब नवीन चौबे को दे दिया गया है। चलिए, सब में रहेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। तो ये मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पूरा समझा दिया हूं। अब मैं आपको जो एक्चुअल नोट्स है उसमें लेकर जाता हूं, सब चीजें मैंने आपको बता दी है। अब नोट्स में कुछ चीजें हैं उसको आप देख लीजिए। अब मैंने आपको बोला था ना, पहले मैं आपको सहकारिता का एक नॉर्मल परिभाषा बताऊंगा, जब नोट्स में जाऊंगा तब मैं आपको जो प्रॉपर सहकारिता का जो परिभाषा है उसको अब मैं यहां पर बताता हूं आपको। चलिए चलिए, अब यहां से सहकारिता का जो नोट्स है वो आपका स्टार्ट होता है। यहां तक मैंने आपको पूरा बेसिक स्ट्रक्चर सहकारिता का समझा दिया है। अब देखिए यहां पर अगर मैं सहकारिता की परिभाषा देखूं, जो एक्चुअल सहकारिता की परिभाषा है, अब आप मेरे से रिलेट कर पाएंगे सहकारिता की परिभाषा में। क्या सहकारिता की परिभाषा है? सहकारिता परस्पर सहयोग के माध्यम से सामूहिक और व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने की मूल भावना पर आधारित है। मैंने आपको बोला था सहकारिता क्या है, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे की पूंजी लगाएंगे और उस पूंजी के माध्यम से वो सामूहिक और व्यक्तिगत लाभ कमाएंगे। अगर वहां पर किसी भी ग्रुप को ही प्रॉफिट होगा, ग्रुप को प्रॉफिट होगा तो उसमें पर्टिकुलर एक व्यक्ति को भी प्रॉफिट होगा। तो सहकारिता क्या है? परस्पर सहयोग के माध्यम से सामूहिक और व्यक्तिगत लाभ कमाने की एक मूल भावना पर आधारित है। कोई भी कार्य जो पारस्परिक लाभ के लिए मिलजुल कर किया जाता है, सहकारिता की परिधि में रखा जा सकता है। सब चीज मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी है। उत्पादन, क्रय, विक्रय या वितरण आदि के लिए व्यक्तियों का मिलजुल कर कार्य करना, यह भी आपका क्या होता है? सहकारिता की मूल भावना के अंतर्गत आता है। क्योंकि अगर कोई ग्रुप बना रहा है तो ग्रुप में क्या होगा, किसी ना किसी सामानों का क्रय होगा, यानी खरीदेंगे, बेचेंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे, उसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान वितरण करेंगे। तो ये सब चीज क्या होगा, जब एक ग्रुप बनेगा तो उस ग्रुप में ये सब चीज मिलकर ही होगी। तो पारस्परिक संबंध एक दूसरे के साथ स्थापित होंगे, सब मिलकर ही काम करेंगे, तो ये सहकारिता है। तो सिंपल भाषा में ये भी सहकारिता है। अब यहां पर आप याद रखिएगा, अब जो मैं परिभाषा बता रहा हूं ये अंतरराष्ट्रीय सहकारिता संघ यानी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के द्वारा दी गई परिभाषा है। ठीक है, तो अब जो मैं ये परिभाषा बता रहा हूं, ये सहकारिता के लिए बने सबसे ऊंचा संगठन जो विश्व स्तर पर काम करता है, उसके द्वारा जो सहकारिता की परिभाषा दी गई है। इस परिभाषा से आप सहकारिता के उद्देश्य या विशेषताओं को भी प्रकट कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या इन्होंने परिभाषा दी है वो देखते हैं। सहकारिता एक ऐसा स्वशासी संगठन है। स्वशासी संगठन का मतलब क्या होता है? ऐसा संगठन जिसके लिए वो खुद के द्वारा शासन करता है। यानी आपको पता है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम बना है, तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत कोई संगठन पंजीकृत होता है, लेकिन संगठन काम कैसे करेगा, संगठन का मैनेजर कौन होगा, संगठन का कोषाध्यक्ष कौन होगा, ये कौन तय करेगा? संगठन खुद तय करेगा। यानी अपने बीच में से चुनाव कराएगा लोकतांत्रिक तरीके से। यानी आप ये बोल सकते हो कि वो संगठन किस तरीके का संगठन होगा? स्वशासी संगठन। यानी कोई भी सहकारी समिति बनेगी, सहकारी समिति के अध्यक्ष सहकारी समिति के सदस्य ही होते हैं, सहकारी समिति का कोषाध्यक्ष सहकारी समिति का सदस्य ही होता है। तो ये सब अपने द्वारा ही बनाए गए रूल के अनुसार वो काम करेंगे। इसी के लिए सहकारिता को क्या बोला जा रहा है? ये एक प्रकार का स्वशासी संगठन है जिसमें व्यक्ति अपने समान आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए जुड़ता है। अब आप देखिए, अगर कोई ग्रुप बना रहे हैं तो ग्रुप में सब अपना अपना अंश पूंजी लगा रहे हैं। वो अंश पूंजी क्यों लगा रहे हैं? ताकि भविष्य में प्रॉफिट होगा
तो उसका लाभ उनको मिल सके, तो ये आर्थिक हित के लिए आपस में जुड़े हैं। अब देखिए, अगर किसी के पास पैसे आ रहे हैं, कोई पैसा कमाने लगेगा, तो समाज में उसकी स्थिति ऊपर होगी, उसके घर वर जो है सब प्रॉपर अच्छा बनेगा, उसके जो बच्चे हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ने जाएंगे, तो उसकी सामाजिक स्थिति भी ऊंची होगी। क्यों? क्योंकि पैसा आ गया, पैसा आएगा तो उसकी समाज में स्थिति ऑटोमेटिक ऊंची होने लगेगी। और अगर किसी के पास पैसा आया है तो वो अपने सभी पर्वों को, सभी उत्सवों को, अपने कल्चर को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकता है, अपने कल्चर की उतनी अच्छे तरीके से रक्षा कर सकता है, अपने कल्चर को उतने तरीके से अच्छे से फॉलो कर सकता है। तो यहां पर लोग अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हित के लिए जुड़ते हैं। यानी अगर कोई अपने ग्रुप बना रहा है तो ग्रुप बनाने के 3 तरीके के उद्देश्य है कि उसको आर्थिक लाभ हो, दूसरा उद्देश्य क्या है, उसकी सामाजिक हित है, वो समाज में उसका स्थान ऊंचा हो, और तीसरा है सांस्कृतिक हित की, वो अपने जो भी संस्कृति उसको अच्छे से वो पालन कर सके उसको। आगे देखते हैं, आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को संयुक्त स्वामित्व और प्रजातांत्रिक तरीके से नियंत्रित संस्था होती है। सहकारिता एक संगठन होता है जिसमें क्या होता है, संयुक्त स्वामित्व और प्रजातांत्रिक तरीके से नियंत्रित संस्था होती है। संयुक्त स्वामित्व कैसे हो गया? अब यहां पर एक ग्रुप था जिसमें 10 लोगों ने मिलकर क्या किया, इस ग्रुप को बनाया, तो क्योंकि हर ने अपना अपना पैसा इसमें लगाया है तो सब मालिक है। अगर कोई एक व्यक्ति पैसा लगाता तो एक मालिक होता, लेकिन इस ग्रुप में हर व्यक्ति ने पैसा लगाया है तो वो हर मालिक है। तो इसलिए यहां पर क्या बोल रहा है, संयुक्त स्वामित्व, यानी वो सब का संगठन है, वो सब उसके स्वामी है। साथ में प्रजातांत्रिक तरीके से नियंत्रित संस्था है। प्रजातांत्रिक जैसे मैंने बताया कि इसमें अध्यक्ष कौन बनेगा, इसमें कोषाध्यक्ष कौन बनेगा, इसका सचिव कौन बनेगा, कौन तय करता है? सदस्य अपने बीच में से ही वोटिंग करके ये तय करते हैं कि कौन अध्यक्ष, कौन सदस्य बनेगा। यानी ये प्रजातांत्रिक तरीके से नियंत्रित होने वाली संस्था है, और इसके माध्यम से पूरा करने के लिए स्वैच्छिक रूप से एकत्रित होते हैं। यानी इसमें जो भी लोग इस समिति को बना रहे हैं वो अपनी इच्छा से बना रहे हैं, उनके ऊपर दबाव डालकर इस समिति में उनको नहीं लाया गया है। उनकी इच्छा है इस समिति का सदस्य बनना, तभी वो इस समिति के सदस्य बन रहे हैं। यानी इसी के लिए यहां पर क्या लिखा है, ये स्वैच्छिक रूप से एकत्रित होते हैं। तो अगर मैं सहकारिता की इस परिभाषा के ऊपर सहकारिता का विशेषता बताऊं तो सहकारिता की विशेषता हम बोल सकते हैं कि एक स्वशासित संगठन होता है जो लोगों की, जिसमें लोग संयुक्त रूप से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हित के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं। सहकारिता क्या होता है, एक प्रजातांत्रिक संगठन है, उसमें जो क्योंकि लोगों का चुनाव प्रजातांत्रिक तरीके से होता है, इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है, यानी जो इसके सदस्य बनना चाहते हैं वही इसके सदस्य बनेंगे, जो नहीं बनना चाहते वो नहीं बनेंगे। तो ये आप सहकारिता के यहां से इस परिभाषा के आधार पर सहकारिता की ये विशेषता आप बोल सकते हैं। क्लियर है यहां पर? क्लियर है सभी को सहकारिता की परिभाषा यहां पर? तो यह परिभाषा अंतरराष्ट्रीय सहकारिता संघ के द्वारा दी गई परिभाषा थी, क्योंकि अब यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है अंतरराष्ट्रीय सहकारिता संघ। तो अंतरराष्ट्रीय सहकारिता संघ के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता संघ जो होता है उसका गठन कब हुआ, यह सब हम देख लेते हैं। तो यहां पर अगर मैं देखूं अंतरराष्ट्रीय सहकारिता संघ, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता संघ, तो अंतरराष्ट्रीय सहकारिता संघ का जो गठन है वो 1895 में किया गया। याद रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता संघ, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता संघ का गठन 1895 यानी 1895 में हुआ है। इसके अगर मैं मुख्यालय की बात करूं, अगर मैं इसके मुख्यालय की बात करूं तो अंतरराष्ट्रीय सहकारिता संघ का मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में है। अब ये ब्रुसेल्स कहां पर है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स कहां पे है, बेल्जियम में है। तो अंतरराष्ट्रीय सहकारिता संघ का मुख्यालय कहां पे है, ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। अगर मैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष की बात करूं कि सहकारिता संघ, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसका आपका है एरियल ग्वारको। एरियल ग्वारको ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। क्लियर? अंतरराष्ट्रीय सहकारिता संघ 1895 में बनाया गया, मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, अध्यक्ष इसके वर्तमान में एरियल ग्वारको है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता संघ प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय सहकारी दिवस बनाता है। याद रखना है यहां पर
अंतरराष्ट्रीय सहकारिता संघ के द्वारा प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय सहकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष में जुलाई के पहले शनिवार को। हर वर्ष में जुलाई के पहले शनिवार को, प्रतिवर्ष जुलाई के पहले शनिवार को अंतरराष्ट्रीय सहकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन, यूएन ने वर्ष 2012 को, यूएन ने वर्ष 2012 को सहकारिता वर्ष घोषित किया था। याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2012 को सहकारिता वर्ष घोषित किया था। जैसे अभी का वर्ष क्या है, तो अभी मोटे अनाज का वर्ष चल रहा है, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र ने 2012 को सहकारिता वर्ष घोषित किया था। क्लियर है? निशा जी, लाइव क्लास अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड भी मिलेगा, सब मिलेगा। आप अपनी क्लास में भी सब फोकस करें। जो चीजें मैं बता रहा हूं आप नॉर्मल बुक में ढूंढते रहेंगे, आपको दिक्कत होगा, टाइम लगेगा। सब चीज यहां पर मैं आपको एक ही जगह में बता रहा हूं, तब भी सिर्फ फोकस रखिए। मैं लास्ट में सभी को समय दूंगा, आपके जो भी प्रश्न है कि पीडीएफ कहां पे है, वीडियो कहां पे मिलेगा, वो सब चीज मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इसमें देखिए। हाँ, मिलेट ईयर, चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहां पर ये मैं अभी आपको यही सब चीज याद रखना है, ये सब चीज की ये चीजें याद रखना है आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस बोर्ड की तरफ और वापस जो हमारा टॉपिक है उसमें हम वापस आते हैं। ठीक, अब ये हमारा टॉपिक है। अगर किसी को कुछ दिक्कत हो रहा होगा तो इसको मैं और बड़ा कर देता हूं ताकि बोर्ड में कट तो नहीं रहे। चलिए, ये थोड़ा और बड़ा कर दिया हूं मैं। अब यहां तक मैंने पूरी चीजें आपको समझा दी है। सहकारिता का इतिहास मैंने आपको पूरा समझा दिया है। ये सहकारिता का जो इतिहास है जो मैंने आपको शुरू में बताया, ये सब चीज मैंने आपको शुरू में पूरी चीज बता दी है। एक चीज और याद रखिएगा कि 1882 में, एक चीज और जो सहकारिता के इतिहास में जो मैंने वहां पर नहीं बताया था, यहां पर बता दे रहा हूं। 1882 में कांग्रेस के भी दो नेता थे, या अदर उस समय हमारे कई ऐसे थे जिन्होंने सहकारिता की मांग की थी 1882 में। वो दो लोगों का नाम है विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न। अब ये विलियम वेडरबर्न कौन है तो आपको पता होगा, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। विलियम वेडरबर्न कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्होंने और साथ में एमजी रानाडे, एमजी रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे, इन्होंने 1882 में ब्रिटिश सरकार से मांग की थी कि आप सहकारिता से संबंधित कानून बनाओ 1882 में। तो ये चीज भी नोट कर लीजिएगा, विलियम वेडरबर्न और एमजी रानाडे। नोट्स में बता दे रहा हूं, एमजी रानाडे की जगह नोट्स में जीएम रानाडे लिखा है, उनके पिताजी का नाम पहले लिखा है, तो उसको गलत नहीं मानेंगे। वो जीएम रानाडे या एमजी रानाडे एक ही है। तो एमजी रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे जो उस समय के न्यायाधीश थे, तो एमजी रानाडे ने भी यहां पर मांग की थी सहकारिता लाने के लिए। ठीक है, तो ये दो नाम याद रखिएगा। क्लियर है? अब यहां पर बाकी चीजें मैंने आपको बता दी है, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, सब चीजें मैंने आपको बता दी है। अब ये संविधान में जो सहकारिता से संबंधित प्रावधान है वो सब चीज यहां पर मैंने लिख दिया है, और वो चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी है। अब यहां पर आपका मेन टॉपिक आता है, जो यहां से आपकी क्लास इंटरेस्टिंग होना और स्टार्ट होगी। अब यहां से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है और क्लास अब यहां से और आपकी इंटरेस्टिंग होगी। अब आपके वो टॉपिक आने लगे हैं जो आपके पेपर में 100% आने वाले क्वेश्चन है। ठीक, अब उस टॉपिक की ओर हम बढ़ चुके हैं जो पेपर में आपके 100% आते हैं। तो अब आपका पूरा फोकस बोर्ड में रखिएगा। देखिए, सहकारी समिति, अगर मैं बात करूं सहकारी समिति की, तो सहकारी समितियां दो तरीके की होती हैं। अगर मैं बात करूं सहकारी समिति की, तो सहकारी समिति दो प्रकार की होती है। पहला होता है सहकारी साख समिति, सहकारी साख समिति।
और दूसरी समिति होती है सहकारी गैर साख समिति। सहकारी गैर साख समिति। अब ये दोनों में अंतर क्या होता है हमको वो समझना है, और इसी के ऊपर हमारे पूरे आगे की क्लासेस डिपेंडेंट है। ठीक है, तो सहकारी समिति दो प्रकार की है, सहकारी साख समिति, सहकारी गैर साख समिति। अब यहां पर साख का मतलब क्या होता है, तो साख का मतलब होता है क्रेडिट। क्रेडिट या आप इसको बोल सकते हो ऋण देना, क्रेडिट या ऋण देना। ठीक, तो ऐसी सहकारी समिति जो लोगों को ऋण देने के लिए बनी है, ऐसी सहकारी समिति जिसका काम लोगों को ऋण देना है, तो ऐसी सहकारी समिति को बोला जाता है सहकारी साख समिति। जैसे कि आप पढ़ते हैं प्राथमिक कृषि साख समिति, आप पढ़ते हैं प्राथमिक कृषि साख समिति। तो इसकी एक प्राथमिक कृषि साख समिति का गठन कैसे होता है, तो प्राथमिक कृषि साख समिति क्या होती है, कम से कम 10 लोग मिलकर, याद रखिएगा, कम से कम 10 लोग मिलकर प्राथमिक कृषि साख समिति का निर्माण कर सकते हैं, और ये 10 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 10 से कम नहीं हो सकते। तो प्राथमिक कृषि साख समिति 10 या 10 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनती है, और इस समिति को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम या सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीयन करवाना पड़ता है। और इसके सदस्य बनने की दो तरीके की कुछ योग्यता होती है, जैसे कि इस समिति का सदस्य वही बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो, और तीसरी कंडीशन होती है क्योंकि प्राथमिक कृषि साख समिति ग्रामीण क्षेत्र में काम करती है, तो जिस गांव में यह समिति बनेगी वो व्यक्ति उस गांव का सदस्य होना चाहिए। तो ऐसी 3 योग्यताओं के बाद कोई भी प्राथमिक कृषि साख समिति का सदस्य बन सकता है। अब देखते हैं कि 10 सदस्य, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि 10 सदस्य होते हैं, तो ये 10 सदस्य मिलकर क्या किए, एक समिति का निर्माण कर लिए। अब जब ये 10 सदस्य इस समिति का निर्माण किए, तो हर 10 सदस्य अपना कुछ ना कुछ अंश पूंजी इस समिति में लगाया होगा। जैसे मैं मान ले रहा हूं हर सदस्य जो है वो 2000 रुपए इस समिति को बनाने में इन्वेस्ट किए होंगे इस समिति के ऊपर। तो टोटल 10 सदस्य यानी टोटल कितने रुपए हो गए, 20,000 रुपए इस समिति की अंश पूंजी हो गई। अब यह समिति क्योंकि सोसाइटी सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है, तो यह समिति क्या कर सकती है, अपने जो भी ग्राहक है जो इसके पास लोन लेने आएगा ये उसको लोन दे सकती है, क्योंकि इस समिति का निर्माण लोगों को लोन देने के लिए ही किया गया है। तो ये 20,000 रुपए जो उसके पास जमा हुए हैं, ये 20,000 रुपए से किसानों को ऋण देना चालू कर देती है। और अगर इसके पास पैसों की कमी होती है तो ये जिला सहकारी बैंक के पास से पैसा ले लेते हैं। तो ये समिति क्योंकि सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है और ये समिति का काम लोगों को ऋण देना होता है, इसी के लिए सहकारी सोसाइटी यहां पर किस तरीके, प्राथमिक साख समिति किस तरीके की हो गई, सहकारी साख समिति के तरीके की हो गई। यानी ऐसी समिति जिसका निर्माण लोगों को ऋण देने के लिए किया जाता है, ऐसी समिति होती है सहकारी साख समिति। क्लियर? ये दूसरे को ऋण दे रहे हैं, दूसरा को ऋण दे रहे हैं, ऋण पैसे में ही देगा, कुछ ब्याज दर में देगा। अब जो जिस ब्याज में किसी को पैसा दे रहा है वो व्यक्ति जब ब्याज सहित पैसे को लौटाएगा तो इसके पास जो ब्याज की राशि आएगी उसे समिति की अंश पूंजी जो है वो लगातार बढ़ती रहेगी, वो उसका प्रॉफिट हो गया जो लोग हैं उसमें। तो इस तरीके से ये समिति का निर्माण किस लिए किया गया है, इस समिति का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को, लघु किसान हो गए या खेतीहर मजदूर हो गए, उनको ऋण देने के लिए। तो इसी के लिए ऐसी समिति जो दूसरे को ऋण देने के लिए बनी होती है उसको बोलते हैं सहकारी साख समिति। अब दूसरे तरीके की जो समिति होती है वो है सहकारी गैर साख समिति। तो ये समिति जो होती है सहकारी गैर साख समिति, गैर का मतलब यही हो गया कि ये समिति किसी दूसरे को ऋण नहीं देगी, ये समिति किसी दूसरे को ऋण नहीं देगी। इस समिति का निर्माण व्यापार करने के लिए किया गया है और यह समिति केवल व्यापार करके प्रॉफिट कमाएगी, किसी को ऋण नहीं देगी। जैसे अब अगर आप देखेंगे भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना हम बोलते हैं, तो भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना वो आपका सहकारी गैर साख समिति है। गैर साख क्योंकि वो भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना क्या आपके घर में फ्री में शक्कर देके जाता है क्या? नहीं। वो क्या कर रहे हैं, वो सभी लोग क्या किए, वहां पर कवर्धा के आसपास गन्ना ज्यादा होता था तो वो गन्ने वाले किसानों मिल गए और कुछ लोगों ने अपनी अंश पूंजी लगाकर एक शक्कर कारखाना बना दिया।
कि किसान वहां से गन्ना देते हैं, वो उस गन्ने से क्या करते हैं, शक्कर बनाते हैं और शक्कर को बेचते हैं, तो उससे जो प्रॉफिट होता है वो आपस में बांट लेते हैं, जो अनुपात में उनका शेयर लगा होगा। तो इस तरीके से ये समिति दूसरे को ऋण देने के लिए नहीं बनी है, बल्कि व्यापार करने के लिए बनी है। तो ऐसी समिति को बोलते हैं सहकारी गैर साख समिति। क्लियर है यहां तक? सहकारी साख समिति और सहकारी गैर साख समिति का अंतर समझ आ गया। तो अब हम जो पढ़ते हैं कि सहकारिता का स्ट्रक्चर हम 3 लेयर में पढ़ते हैं, राज्य सहकारी बैंक, फिर हम पढ़ते हैं जिला सहकारी बैंक, और उसके बाद हम पढ़ते हैं प्राथमिक कृषि साख समिति। तो ये किस तरीके की समिति के अंतर्गत आएगा? सहकारी साख समिति के अंतर्गत आएंगे। क्लियर हो गया सभी को यहां पर? ठीक है, चलिए अब हम, ये मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी हैं। अब हम चलते हैं बोर्ड की तरफ, अपना जो नोट्स है उसकी तरफ चलते हैं और अब उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो ये मैंने आपको बता दिया सहकारी समिति, सहकारी साख समिति, सहकारी गैर साख समिति। अब देखिए, कोई भी सहकारी समिति होती है वो 3 तरीके के ऋण देती है। जो सहकारी, मैं सहकारी साख समिति की बात कर रहा हूं, ये सहकारी साख समिति 3 तरीके के ऋण दे सकती है। सबसे पहला होता है अल्पकालीन ऋण। सबसे पहला टाइप होता है ऋण का अल्पकालीन ऋण। दूसरे टाइप होता है मध्यकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण। और तीसरा होता है दीर्घकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण। ठीक है, 3 तरीके के ऋण होते हैं, अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण किसको बोलते हैं? ऐसा ऋण जो सहकारी साख समितियां तो दे रही है, लेकिन ये ऋण जो है ये आपका 12 से 15 महीने में लौटाना पड़ता है। यानी जो भी इस ऋण को लेगा उसको 12 से 15 महीने के भीतर इस ऋण को लौटाना पड़ेगा। तो अल्पकालीन ऋण क्या हो गया? ऐसा ऋण जो 12 से 15 महीने की अवधि के लिए दिया जाता है उसको अल्पकालीन ऋण बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं, अगर कोई, मान लेते हैं कोई किसान है, उसको अपने खेत में कीटनाशकों का छिड़काव करना है, अब उसके पास उसका पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा? प्राथमिक कृषि साख समिति के पास जाएगा और अल्पकालीन ऋण ले लेगा, कीटनाशकों का छिड़काव कर देगा। उर्वरक डालना है, बीज की खरीदी करना है, तो ये सब किससे हो जाएगा? अल्पकालीन ऋण हो जाएगा, क्योंकि वो बीज डालेगा, फसल आएगी, उस ऋण को वापस लौटा देगा। तो ऐसा ऋण जो बहुत कम अवधि के लिए दिया जाता है, ऐसे ऋण को बोला जाता है अल्पकालीन ऋण, जो कि 12 से 15 महीने में लौटाना होता है। क्लियर? सेकंड ऋण होता है मध्यकालीन ऋण। ऐसा ऋण जो 3 से 7 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है। ऐसा ऋण जो 3 से 7 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है, ऐसे ऋण को बोलते हैं मध्यकालीन ऋण। यानी इस ऋण को जो भी लेगा वो 3 से 7 वर्ष के बीच उस ऋण की राशि को ब्याज सहित पूरा लौटाएगा। जैसे कि मान लेते हैं खेतों में थ्रेसर लेना है, थ्रेसर कृषि उपकरण है, फसलों की कटाई में काम आता है, थ्रेसर लेना है। तो थ्रेसर लेना है तो क्योंकि थ्रेसर एक प्रकार की मशीन है, तो थ्रेसर लेना है तो उसके लिए पैसे नहीं है किसान के पास, तो किसान क्या करेगा? प्राथमिक समिति से जाकर मध्यकालीन ऋण ले लेगा और उस मध्यकालीन ऋण के माध्यम से क्या करेगा? थ्रेसर ले लेगा, यानी एक कृषि उपकरण ले लेगा। तो जो बड़ी चीज होती है जिसका मूल्य थोड़ा ज्यादा होता है, तो ऐसे के लिए वो मध्यकालीन ऋण लेता है ताकि उसको लौटाने के लिए समय मिल पाए। और तीसरा ऋण होता है दीर्घकालीन ऋण, जो 7 वर्ष से अधिक अवधि के लिए दिया जाता है। ऐसा ऋण जो 7 वर्ष से अधिक अवधि के लिए दिया जाता है, ऐसे ऋण को बोलते हैं दीर्घकालीन ऋण। अब देखिए, ये मध्यकालीन ऋण की अवधि हर जगह आपको अलग अलग मिलेगी। जो मैं ये डेटा बता रहा हूं ये सहकारी बैंक से डेटा है, ठीक है। अब व्यापारिक बैंक में अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण की जो अवधि है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो सहकारी बैंकों का स्ट्रक्चर है उसमें अल्पकालीन ऋण 12 से 15 महीने वाला होता है, मध्यकालीन ऋण 3 से 7 वर्ष वाला होता है और दीर्घकालीन ऋण 7 वर्ष से अधिक होता है सहकारिता के स्ट्रक्चर में, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब दीर्घकालीन ऋण कब लेगा कोई व्यक्ति? मान लेते हैं किसी किसान को ट्रैक्टर लेना है,
या किसी किसान को पंप लेना है, जो बिजली पंप, विद्युत पंप होता है, डीजल पंप होता है, वो लेना है, या किसान को ड्रिप सिंचाई का पूरा इक्विपमेंट लेना है। ड्रिप सिंचाई क्या होती है? ड्रिप सिंचाई ये होती है कि जो फसल होती है उसके नीचे एक पाइपलाइन बिछा दी जाती है पास में, जड़ों के पास, और इसमें से एक छेदा कर दिया जाता है और इस फसल में बूंद बूंद पानी टपकता रहता है, जिससे फसल की आवश्यकता के अनुसार उसको पानी दिया जाता है। तो पूरे खेत में ड्रिप सिंचाई वाला पूरा इक्विपमेंट लगाना है तो बहुत पैसा लगता है। तो इसी के लिए ड्रिप सिंचाई के लिए अगर ऋण लेना है तो दीर्घकालीन ऋण लेगा, क्योंकि इसमें पानी टपक टपक के जाता है फसल में, इसी के लिए ड्रिप सिंचाई को टपक सिंचाई भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये सब करवाना है तो दीर्घकालीन ऋण लेना पड़ेगा। तो ये 3 तरीके के ऋण होते हैं, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण। समझ आ गया? अब इसके आगे मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। चलिए, तो ये आपका ऋण हो गया, 3 तरीके का ऋण होता है। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो सहकारिता का, यदि मैं छत्तीसगढ़ में स्ट्रक्चर को देखूं, जो मैंने बताया सहकारी साख समिति जो होती है वो 3 तरीके की होती है, 3 लेयर में होती है। सबसे ऊपर कौन सा बैंक होता है? सबसे ऊपर होता है राज्य सहकारी बैंक। सबसे ऊपर होता है राज्य सहकारी बैंक, या जिसे शीर्ष बैंक कहा जाता है, और इसी को एपेक्स बैंक भी कहा जाता है। राज्य सहकारी बैंक को क्या बोलते हैं? एपेक्स बैंक बोलते हैं। मध्य स्तर पर कौन होगा? जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक। ये जिले स्तर पर काम करता है, ये जिले स्तर पर काम करता है, ये आपका राज्य स्तर पर काम करता है। तो जिला सहकारी बैंक को ही क्या बोला जाता है? जिला केंद्रीय सहकारी बैंक बोला जाता है। केंद्रीय सहकारी बैंक किसे बोला जाता है? जिला सहकारी बैंक को ही केंद्रीय सहकारी बैंक बोला जाता है। सबसे नीचे जो गांव स्तर पर काम करती है, गांव स्तर पर कौन सी समिति काम करती है? प्राथमिक सहकारी समिति गांव स्तर पर काम करती है। ठीक है, तो ये 3 स्तर में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सहकारिता का स्ट्रक्चर है। मेन पूरे भारत में यही स्ट्रक्चर है। शीर्ष में होगा राज्य के स्तर पर कौन काम करेगा? राज्य सहकारी बैंक। इसके नीचे जिला सहकारी बैंक, जिला स्तर पर, जिसे केंद्रीय सहकारी बैंक भी बोलते हैं, और सबसे नीचे प्राथमिक सहकारी समिति काम करती है। अब जैसे देखिए, मैंने बताया था कि अगर कोई सहकारी समिति बनती है तो वो सहकारी समिति को सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीयन करवाना पड़ता है। यानी जो प्राथमिक समिति अगर कोई भी बनाता है तो प्राथमिक समिति बनाएगा तो उसका सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत उसको क्या करवाना पड़ेगा? पंजीयन करवाना पड़ेगा। सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीयन करवाना पड़ेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका प्राथमिक सहकारी समितियों का पंजीयन किस अधिनियम के तहत होता है, तो आपका आंसर होगा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, जो कि छत्तीसगढ़ में क्या है? छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। तो अगर किसी को भी प्राथमिक साख समिति या कृषि समिति का निर्माण करना है तो इसको आपका सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत पंजीयन कराना पड़ेगा। एपेक्स का मतलब क्या होता है? शीर्ष। हर फील्ड में एपेक्स उसके लिए वर्ड यूज होता है जो शीर्षस्थ संस्था हो। ऐसा नहीं कि इसका कोई फुल फॉर्म है। एपेक्स का मतलब हर क्षेत्र की जो शीर्षस्थ संस्था होती है उसको एपेक्स बोलते हैं, ये वर्ड है। तो एपेक्स का मतलब यहां पर शीर्ष बैंक है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि प्राथमिक सहकारी समिति क्या होती है? प्राथमिक सहकारी समिति लोगों का एक समिति, लोग आपस में मिलकर सहकारी समिति बनाते हैं। इसमें मिनिमम 10 सदस्य होते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये सभी सदस्य क्या करेंगे? अपनी अंश पूंजी मिलाएंगे और इस समिति का निर्माण करेंगे। अब मान लेते हैं 10 लोगों ने मिलकर एक प्राथमिक सहकारी समिति का निर्माण किया। क्या कोई नया व्यक्ति इस समिति का सदस्य बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अगर मैं इसी गांव में रह रहा हूं और मैं इस सहकारी समिति का सदस्य बनना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? इस समिति में प्रवेश करने का एक सदस्य शुल्क होता है। हर समिति में अपनी सदस्यता के लिए क्या करना पड़ता है? एक उसका शुल्क देना पड़ता है। जैसे कि हर समिति अपना शुल्क अलग अलग लग सकती है कि वो सदस्य जो है वो एक शुल्क देगा और उस शुल्क को देकर वो समिति का सदस्य बन जाएगा। लेकिन यहां पर उस सदस्य को शुल्क के साथ साथ अपनी अंश पूंजी भी डालनी पड़ेगी। अंश पूंजी का मतलब यहां पर यह है कि वो सदस्यता शुल्क तो देगा लेकिन साथ साथ वो अपना एक शेयर भी इसमें डालेगा। जैसे कि मैंने बताया, सब लोगों ने 2-2 हजार रुपए देकर एक प्राथमिक समिति बना ली, तो उनका जो प्रॉफिट होगा तो वो जो जितना शेयर लगाया होगा उसके अनुपात में उनका प्रॉफिट का वितरण होगा। तो ये सदस्य जो इसकी सदस्यता ग्रहण कर रहा है तो उसको भी तो कुछ ना कुछ अंश पूंजी लगाना पड़ेगा, शेयर लगाना पड़ेगा, तभी तो उसको आगे प्रॉफिट मिलेगा। तो यहां पर जो भी व्यक्ति नया सदस्य बनेगा उसको सदस्यता शुल्क देने के साथ साथ अपनी अंश पूंजी का भी कुछ हिस्सा यहां पर लगाना पड़ेगा। क्लियर है? अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्राथमिक समिति जो होती है
वो अपने सदस्यों को, जो इसके सदस्य हैं, उसको भी ऋण दे सकती है, या कोई ऐसा सदस्य जो उस गांव में रह रहा है लेकिन वो इस समिति का सदस्य नहीं है, वो इस समिति का क्या बन जाएगा, ग्राहक बन जाएगा, तो समिति चाहे तो उसको भी ऋण दे सकती है। यानी प्राथमिक समिति जो है वो अपने सदस्यों को भी ऋण दे सकती है और ऐसे व्यक्ति को भी ऋण दे सकती है जो उस समिति का सदस्य नहीं है लेकिन उस समिति के क्षेत्र के भीतर वो रहता है, तो वो समिति का ग्राहक हो जाएगा और उसको भी यहां पर ऋण उपलब्ध करवाया जा सकता है प्राथमिक समिति के माध्यम से। जब प्राथमिक समिति के पास पैसों की कमी पड़ती है तो प्राथमिक समिति क्या करती है, जिला सहकारी बैंक से उस ऋण को मांग लेती है। यानी प्राथमिक समिति जिला सहकारी बैंक को बोलेगी कि आप मेरे को ऋण दे दो। जैसे कि मान लेते हैं जिला सहकारी बैंक, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जिला सहकारी बैंक क्या कर रहा है, 0.5% ब्याज दर पर प्राथमिक सहकारी समिति को ऋण दे देता है। अब प्राथमिक सहकारी समिति अपने ग्राहकों को 1% ब्याज दर पर ऋण दे देती है। तो यहां पर देखिए जो बीच में 0.5% का गैप आ रहा है, वो 0.5% प्राथमिक समिति का क्या हो गया, लाभ हो गया, कि वो खुद उस पैसे को 0.5% में पाई है ऋण के रूप में, लेकिन ये आगे अपने सदस्यों को 1% ऋण पर ब्याज दे रही है, मतलब 1% ब्याज दर पर ऋण दे रही है। तो जो बीच का 0.5% का लाभ हो रहा है वो कौन ले रहा है, ये समिति ले रही है। तो इसी से तो समिति की अंश पूंजी लगातार बढ़ते रहेगी, इसी से उनका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो आप समझ रहे हैं प्राथमिक समिति किस तरीके से काम कर रही है, प्राथमिक समिति ऋण देने का काम कर रही है और वो ऋण में अगर उनके पास पैसों की कमी होती है तो वो जिला सहकारी बैंक से खुद ऋण ले लेती है और सदस्यों को बांट देती है या ग्राहकों को बांट देती है। तो जिला सहकारी बैंक इनको फोकट में ऋण थोड़ी देगा, जिला सहकारी बैंक कुछ ब्याज दर पर इनको ऋण देगा। समझ आ गया। अब प्राथमिक सहकारी समिति में आप अपने खाते भी खोल सकते हैं, आप अपना ये बोल सकते हो, अपने पैसों की जमा जो है वो भी वहां पे जमा कर सकते हो। अब आपको पता है अगर आप कोई भी पैसा जमा करते हैं बैंकों में जाकर, तो वो बैंकों में जो पैसा जमा होगा बैंक उस पैसे का यूज कर लेता है। यानी अगर मान लेते हैं आप कोई पैसा बैंक में जाकर फिक्स्ड करवा रहे हैं, तो बैंक आपको पता है आप 10 साल के लिए फिक्स्ड करवाए हो, आप लगभग 10 साल के आसपास ही उससे पैसा निकालने आओगे। बीच में बहुत कम होते हैं जो एफडी को तुड़वाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। तो वो पैसा 10 साल बाद आपको लौटाना है, मतलब बैंक को आपको देना है। तो बैंक क्या करवाता है, भारत सरकार लोक लेखा निधि के तहत क्या करती है, उस पैसे का कुछ हिस्सा अपने प्रयोग में ले आती है या बैंक उसी पैसे का प्रयोग करके दूसरे लोगों को ऋण दे देता है। तो वैसे ही यहां पर भी क्या होता है, प्राथमिक सहकारी समिति में जो भी लोग अपनी जमा को जमा करते हैं, यहां पर अपना पैसा जो सेविंग रहती है उसको यहां पर खातों में जमा करते हैं, ये सहकारी समिति क्या करती है, उन पैसों को अपने ग्राहकों को ऋण के रूप में दे देती है और उनसे ब्याज पाती है और उसी ब्याज के तहत अपनी अंश पूंजी को बढ़ाती जाती है। क्लियर है। तो प्राथमिक समिति क्या करती है, अगर उनके पास पैसों की कमी होती है तो वो जिला सहकारी बैंक से ऋण ले लेती है। अब जिला सहकारी बैंक तो गवर्नमेंट की संस्था है, ठीक है, जिला सहकारी बैंक आम लोगों की समिति नहीं है, जिला सहकारी बैंक गवर्नमेंट की संस्था है। आपको पता होगा अभी आपकी जो पोस्टिंग हो रही है, जो पोस्ट आया है, जो आप पेपर दे रहे हैं, वो इन्हीं बैंकों के लिए दे रहे हैं। तो ये आप उसके सदस्य थोड़ी, आप रिक्रूट होकर वहां पर अलॉट हो रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं। तो जिला सहकारी बैंक गवर्नमेंट की संस्था, अगर जिला सहकारी बैंक के पास पैसों की कमी होती है तो जिला सहकारी बैंक किससे पैसा मांगेगा, राज्य सहकारी बैंक से। यानी प्राथमिक समिति के पास पैसों की कमी है तो वो जिला सहकारी बैंक से ऋण लेंगे। अब प्राथमिक समिति जिला सहकारी बैंक से पैसा मांग रही है लेकिन जिला सहकारी बैंक के पास पैसा ही नहीं है, तो जिला सहकारी बैंक किससे मांगेगा, राज्य सहकारी बैंक से पैसा मांगेगा। तो राज्य सहकारी बैंक के पास पैसा है तो वो एक निश्चित ब्याज दर पर जिला सहकारी बैंक को पैसा देगा, जिला सहकारी बैंक उस ब्याज दर से बढ़ाकर प्राथमिक सहकारी समिति को ब्याज दर पर पैसा देगी और प्राथमिक समिति उस ब्याज दर को बढ़ाकर अपने ग्राहकों को ऋण दे देगी। तो अगर अब जैसे कि प्राथमिक समिति के पास पैसों की कमी है तो प्राथमिक समिति जिला सहकारी बैंक के पास जा रही है, जिला सहकारी बैंक के पास पैसों की कमी होती है तो वो राज्य सहकारी बैंक के पास जा रहा है। अब राज्य सहकारी बैंक के पास पैसों की कमी होगी तो क्या होगा, तो राज्य सहकारी बैंक क्या करेगा, नाबार्ड से ऋण लेगा। राज्य सहकारी बैंक किससे ऋण लेगा, नाबार्ड से ऋण लेगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में ऋण देने वाली सबसे बड़ी संस्था है। याद रखेंगे, जो नाबार्ड है वो ग्रामीण क्षेत्र में ऋण देने वाली सबसे बड़ी संस्था है। ठीक है, क्लियर है। तो याद रखिए प्राथमिक समिति को ऋण कौन देता है, जिला सहकारी बैंक। जिला सहकारी बैंक को ऋण राज्य सहकारी बैंक। राज्य सहकारी बैंक के पास पैसों की कमी है तो वो किससे ऋण लेगी, नाबार्ड से। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में ऋण देने वाली सबसे सर्वोच्च संस्था कौन सी है, नाबार्ड, जो कि आपके सिलेबस में भी आपको पढ़ना है।
क्लियर। अब यहां पर एक चीज समझिए, क्या वो जो राज्य सहकारी बैंक है वो क्या अपने लिए ऋण ले रहा है क्या नाबार्ड से? आप खुद सोचिए, राज्य सहकारी बैंक क्या अपने यूज के लिए ऋण ले रहा है क्या नाबार्ड से? नहीं, उसको उस ऋण की राशि किसको देना है? जिला सहकारी बैंक को। और जिला सहकारी बैंक को उस पैसे को किसको देना है? प्राथमिक सहकारी समिति को। प्राथमिक सहकारी समिति को ऋण किसको देना है? ग्राहक को। यानी ये नाबार्ड जो पैसा राज्य सहकारी बैंक को दे रहा है, राज्य सहकारी बैंक उस पैसे का यूज नहीं कर रहा है, राज्य सहकारी बैंक अपने निचली संस्था को उस पैसे को दे रहा है। जब कोई संस्था ऋण ले रही है, वो अपने यूज के लिए नहीं ले रही है, बल्कि वो दूसरे को ऋण देने के लिए खुद ऋण ले रही है, तो इसी व्यवस्था को बोलते हैं पुनर्वित्त की व्यवस्था। इसी व्यवस्था को बोलते हैं पुनर्वित्त की व्यवस्था, यानी रीफाइनेंस की व्यवस्था। जब कोई संस्था अपने काम के लिए ऋण नहीं दे रही, बल्कि वो ऋण इसलिए ले रही है कि उसको दूसरे को ऋण देना है, क्योंकि नाबार्ड जो है वो राज्य सहकारी बैंक को ऋण दे रहा है और राज्य सहकारी बैंक उस ऋण को अन्य अपने निचले स्तर में ऋण दे रही है, तो इसी व्यवस्था को पुनर्वित्त की व्यवस्था कहा जाता है। और पेपर में पूछा जाएगा नाबार्ड किस तरीके की वित्तीय सहायता करता है, तो पुनर्वित्त सहायता उसका आंसर होगा कि नाबार्ड राज्य सहकारी बैंक को पुनर्वित्त सहायता प्रोवाइड करता है। या नाबार्ड किस तरीके की संस्था है? संस्थाओं को, सहकारी संस्थाओं को पुनर्वित्त की सहायता प्रोवाइड करने वाली संस्था कौन सी है? नाबार्ड है। क्लियर है? यहां तक सभी को समझ आ गया है? यहां तक बातें फटाफट बताइए, समझ आ गया है? तो फिर मैं आगे इसमें अभी हमको और पढ़ना है। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, आपके सिलेबस में लिखा भी हुआ है, त्रिस्तरीय व्यवस्था सहकारी बैंकों की। यहां पर मैं केवल आपको टॉपिक समझा रहा हूं, अभी मैं इसके डेटा पार्ट में नहीं जा रहा हूं कि हमारे यहाँ प्राथमिक समिति इतनी है, राज्य अपने यहाँ जिला सहकारी बैंक कितने, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ आना चाहिए सहकारिता के स्ट्रक्चर में। अब देखिए, यहां पर मैंने एक चीज आपको बताई, उन चीजों को यहां पर थोड़ा सा समझना है, ठीक? उसको मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर प्राथमिक सहकारी समिति बनाना है, तो प्राथमिक सहकारी समिति बनाने के लिए किसमें पंजीयन करवाना पड़ता है? छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम। अगर कोई सहकारी संस्था बना रही है, प्राथमिक समिति का निर्माण करना है, तो प्राथमिक समिति का निर्माण करने के लिए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत उस समिति को पंजीयन करवाना पड़ेगा, तभी वो समिति कहलाएगी सहकारी समिति, और तभी वो ऋण पाने के लिए जिला सहकारी बैंक से वैलिड होगी। तो प्राथमिक सहकारी समिति किससे पंजीकृत होती है? छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत ही पंजीकृत होती है। क्लियर? अब देखिए, जो जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक है या शीर्ष बैंक राज्य सहकारी बैंक है, ये दोनों जो है ये भी पंजीकृत संस्था होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत नहीं, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो याद रखिएगा, राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, ये दोनों कौन से अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्था है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत पंजीकृत संस्था ये होती है। ठीक है, समझ आ गया सभी को? भाई सब आपके जैसे होशियार नहीं है, थोड़ा तेज पढ़ाइए, सब आपके जैसे होशियार नहीं है भाई यहाँ पर। ठीक है, चलिए, सबकी इस तरह अलग है, हमको सबको देखना पड़ता है, हमको केवल एक बच्चे को नहीं देखना, सबको देखना है। क्लियर? तो याद रखिएगा, राज्य सहकारी बैंक या जिला सहकारी बैंक, ये आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत पंजीकृत संस्थाएं होती है, जो आपके सिलेबस में भी लिखा है कि आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का पार्ट 5 पढ़ना है। आपने देखा होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का पार्ट 5 आपको पढ़ना है, और पार्ट 5 क्या है? सहकारी बैंक से संबंधित है। तो ये सहकारी बैंक वाला जो पार्ट है ये आपको आगे पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको केवल एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया है कि ये सब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत पंजीकृत होती है। प्राथमिक सहकारी समिति छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्था है। अब यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, जो प्राथमिक सहकारी समिति होती है ये किस तरीके के ऋण दे सकती है? तो प्राथमिक सहकारी समिति जो है वो अल्पकालीन ऋण दे सकती है अपने सदस्यों को या ग्राहकों को, साथ साथ ये मध्यकालीन ऋण भी दे सकती है। ठीक है, ये अल्पकालीन और मध्यकालीन दोनों तरीके के ऋण दे सकती है।
ठीक, ये दीर्घकालीन ऋण कभी भी नहीं देगी। प्राथमिक सहकारी समिति या तो अल्पकालीन ऋण देगी या तो मध्यकालीन ऋण देगी, ये दीर्घकालीन ऋण नहीं देती। जिला सहकारी बैंक की बात करूं तो जिला सहकारी बैंक तीनों तरीके का ऋण दे सकता है, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। लेकिन ये मेन रूप से या तो अल्पकालीन ऋण देता है या तो ये दीर्घकालीन ऋण भी दे देता है। ठीक है, ये मध्यकालीन ऋण अवॉइड करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर मध्यकालीन ऋण भी दे देता है। लेकिन ये मेनली उसको अवॉइड करता है कि मध्यकालीन ऋण ना दूं, या तो अल्पकालीन दूं या दीर्घकालीन। बाकी ये तीनों तरीके का ऋण दे सकता है। राज्य सहकारी बैंक भी तीनों तरीके का ऋण दे सकता है, लेकिन आप राज्य सहकारी बैंक से जाकर आप ऋण नहीं ले सकते, ये जिला सहकारी बैंक को ऋण देगा। आप जिला सहकारी बैंक से ऋण ले सकते हैं, अगर आप नॉर्मल सदस्य हैं तो आप जिला सहकारी बैंक से भी ऋण ले सकते हैं, प्राथमिक समिति से भी। आप राज्य सहकारी बैंक से ऋण नहीं ले सकते। राज्य सहकारी बैंक या तो जिला सहकारी बैंक को ऋण देगा, आप जिला सहकारी बैंक से आप ले लीजिए, या तो ये प्राथमिक समिति से आप ऋण ले सकते हैं। तो जो आपका राज्य सहकारी बैंक है वो तीनों तरीके का ऋण दे सकता है, लेकिन वो जिला सहकारी बैंक को ऋण देता है और राज्य सहकारी बैंक को नाबार्ड ऋण देता है। क्लियर है यहां तक? तो अब यही चीजों को हम थोड़ा सा यहां पर लिखा हुआ है उसको हम देख लेते हैं। देख लीजिए यहां पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां। तो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां क्या है? प्राथमिक कृषि ऋण समितियां ऐसी सहकारी ऋण संस्थाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर से जुड़ी हुई हैं। इनका सीधा संपर्क व्यक्तियों तथा ग्राहकों से होता है। छोटे छोटे गांव, खेतिहर मजदूर, लघु कृषक, गृहस्थों की पहुंच प्राथमिक कृषि ऋण समिति तक होती है। अब आपको वर्तमान में आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्राथमिक कृषि ऋण समिति या साख समिति है, ये लोगों को ऋण देने का भी काम करी, साथ साथ अभी गवर्नमेंट के माध्यम से क्या किया जा रहा है, धान खरीदी मार्कफेड करता है, तो मार्कफेड भी प्राथमिक कृषि समितियों के माध्यम से ही पैसों का भुगतान करवा रहा है आजकल। सेकंड, अगर आप देखेंगे प्राथमिक समितियां, जो कृषि समिति है, सहकारी समिति, आजकल वो खाद्यान्न वितरण के भी काम करी। जो उचित मूल्य की दुकानें होती, कोऑपरेटिव्स होती है, उसमें खाद्यान्न का वितरण करवाने का काम भी आजकल गवर्नमेंट इनके माध्यम से कर रही है। तो आजकल प्राथमिक कृषि साख समिति ऋण देने के अलावा खाद्यान्न वितरण, धान खरीदी हो तो उसके पैसे का वितरण, ये सब काम भी आजकल प्राथमिक कृषि समिति कर रही है। और प्राथमिक कृषि समिति अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। अब यहां पर अगर मैं जिला सहकारी बैंक की बात करूं तो जिला सहकारी बैंक आपको, जैसे मैंने बताया, सहकारिता का त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ऊपर होता है एपेक्स बैंक, मध्य में होता है जिला सहकारी बैंक या सेंट्रल बैंक, और आपका जो तीसरा होता है ये प्राथमिक कृषि साख समिति होती है। ठीक है, अब देखिए जो जिला सहकारी बैंक है वो एपेक्स बैंक और प्राथमिक कृषि साख समिति के मध्यस्थता का काम करता है। क्योंकि जिला सहकारी बैंक राज्य सहकारी बैंक से कब ऋण लेता है? जब उनको प्राथमिक समिति को पैसा देना होता है। तो एक प्रकार से जिला सहकारी बैंक राज्य सहकारी बैंक और प्राथमिक समिति के मध्य एक रास्ता है, मध्यस्थता का काम कर रहा है, एक रोड है। क्लियर? तो वही सब चीजें यहां पर लिखी हुई है कि जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक जिले की सभी प्राथमिक समितियों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करता है, या राज्य सहकारी बैंक तथा प्राथमिक सहकारी समिति के बीच संपर्क माध्यम का कार्य करता है। और वही सब चीजें लिखा हुआ है, जिले में सहकारी गतिविधियों को सुदृढ़ता प्रदान करना इस बैंक का काम होता है, कि जिले में जो भी सहकारी संस्थाएं हैं सबको ऋण देना, सबकी वित्तीय व्यवस्था को देखना, सब जिला सहकारी बैंक करता है। अब राज्य सहकारी बैंक क्या करेगा? राज्य सहकारी बैंक जिला सहकारी बैंक को ऋण देता है। और हमारे राज्य में सहकारी बैंक की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? राज्य सहकारी बैंक है। यानी ये बैंक राज्य में सहकारिता का लीडर होता है, यानी सबसे शीर्षस्थ संस्था राज्य सहकारी बैंक राज्यों में होता है। क्लियर है सभी को यहां तक? अभी पढ़ेंगे टिकेश्वर जी, जब नाबार्ड पढ़ेंगे तो नाबार्ड में हम वो सब चीज देखेंगे। अभी हमारा टॉपिक केवल इतना है। क्लियर? तो यहां पर मैंने आज की क्लास यहां पर मैं एंड करूंगा। आज की क्लास में मैंने आपको सहकारिता का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको यहां पर डिलीवर कर दिया। यहां से आपको यह समझ आ गया है कि दिमाग में आपका बेसिक चीजें ये समझ आ गई होगी आपको कि सहकारिता का कॉन्सेप्ट कहां से आया, संविधान में सहकारिता का क्या क्या पार्ट है। उसके बाद आपको यह समझ आ गया कि सहकारी समिति कितने प्रकार की होती है। उसके बाद आपको यह समझ आ गया है कि सहकारी समिति के बाद जो हमारी बैंकिंग व्यवस्था है सहकारिता का, वो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, उसमें कौन से स्ट्रक्चर का, कौन से लेयर का क्या काम है, ये चीजें आपको यहां तक समझ आ गई होगी। क्लियर है? चलिए, तो अब जिसके भी जो प्रश्न थे मैं सबका आंसर यहां पर दे रहा हूं।
जिन्होंने पूछा है नोट्स के बारे में, नोट्स आपको ऐप के अनाउंसमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कुछ बच्चों ने पूछा है क्या सर ये रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल रहेगी, तो रिकॉर्डेड क्लास आपके कंटेंट सेक्शन में अवेलेबल रहेगी। आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी देख सकते हो। क्लास खत्म होने के लगभग 1 घंटे बाद आपको कंटेंट सेक्शन में रिकॉर्डेड क्लास दिख जाएगी। क्लियर है? तो कल याद रखिएगा यहां पर आज केवल शाम को 4 बजे क्लास हुई है क्योंकि सुबेरे सर्वर का दिक्कत था। कल से जो क्लास होगी वो मॉर्निंग 8 बजे ही होगी, यानी सहकारिता की जो कल की क्लास होगी वो मॉर्निंग 8 बजे ही होगी, तो उसको ध्यान रखकर पढ़ना है। आज केवल सर्वर दिक्कत था इसलिए 4 बजे शाम को लिए, बाकी कल से आपकी प्रॉपर डेली 8 बजे मॉर्निंग में क्लास होगी। क्लियर है? देव जी वो सभी की स्क्रीन में चलता है। वो अजीत जी वो लघु उद्योग को ऋण दे सकती है। अजीत जी प्राथमिक समिति जो होती है वो कुटीर उद्योग ये सब होते हैं उनके लिए भी ऋण दे सकती है, केवल किसानों के लिए नहीं। जो उस क्षेत्र में बुनकर होते हैं, हथकरघा का उद्योग काम करते हैं, उन सबको ऋण दे सकती है प्राथमिक समिति। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर हाँ संडे को भी क्लास होगा, संडे भी कोई ऑफ नहीं है। तो यहां पर मैं क्लास को एंड कर रहा हूं। मिलूंगा कल आपसे सुबेरे 8 बजे और इसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे और कल से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 और उसका नियम 1962। चलिए, धन्यवाद।